सो वेलकम गाइज ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज क्लास। आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम एक बहुत ही इजी चैप्टर है जो इजी टू स्कोर है। इतना सिंपल चैप्टर है, हमेशा 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो सीएस हो, चाहे सीएमए हो। इट इज वेरी सिंपल टू स्कोर, सबसे इजी है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, स्टीरियोटाइप सम्स आता है, बहुत ज्यादा पढ़ने को है नहीं। वेरी वेरी इजी चैप्टर, बहुत लेंथ में भी कम है, तो आप आसानी से इसके पढ़ के जा सकते हैं। ओके, सो टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू ब्रीफ यू ऑन हाउ यू शुड प्रोसीड विद दिस सम्स ऑफ क्लबिंग। तो सबसे पहले एक ओवरऑल लेते हैं कि सर क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। सबसे पहले यू विल स्टार्ट विथ व्हाट, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स, उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़े, उसके बाद 5 हेड्स पढ़े, 15, 16, 17 सैलरीज, उसके बाद 22 से 27 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 28 से सेक्शन 44 सीरीज पीजीबीपी, 45 से 55A कैपिटल गेन्स, 56 से 59 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पांचों हेड को मिला के अपने को मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद अपने माइनस करते हैं डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, वो डिडक्शंस जो अपने माइनस करते हैं, उसके बाद आता है टोटल इनकम जिसके ऊपर आप टैक्स रेट अप्लाई करके टैक्स लायबिलिटी निकालते हो। उसके बाद आप माइनस करते हो आपका इनकम पे जो टीडीएस कटा है, आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है, या कोई रिबेट आपको मिलने का है, कोई रिलीफ आपको मिलने का है, तो माइनस करके फाइनल टैक्स लायबिलिटी दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे करते हो। विंस यू पे बिफोर रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम, जो अपने अलग से वापस से पढ़ेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल चार्ट है पूरे के पूरे इनकम टैक्स सिलेबस में, जहां पे मैं बीच में आपको कहा रुकवा दिया कि सर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 के पहले और ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। इनफैक्ट 2 इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। पहला इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, यही चैप्टर जो अपने आज पढ़ रहे हैं, दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम। मींस इनकम ऑफ अनदर पर्सन विल बी इंक्लूडेड इन योर इनकम, मतलब दूसरे पर्सन का इनकम आपके इनकम में जुड़ेगा। यानी सर वो दूसरे पर्सन ने कमाया बट इनकम मेरा में क्लब होगा। सर क्यों होगा, इसका कारण अपने थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ वेयर इट इज मेंशन्ड that you have not earned the income, you have transferred the income to another person, it will be deemed that you have earned the income, और वो इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो होता क्या कि आप 5 हेड्स का समेशन जो करते हो, उसमें सबसे पहले आप अपना इनकम निकालते हो, उसके बाद आपको क्लबिंग की भी करनी पड़ती है। मतलब अगर कई दूसरा जन इनकम कमाए विच इज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, और वो दूसरा जन क्या होता है सर, वो दूसरा जन में खाली 3 ही जन होता है, एक स्पाउस, एक माइनर चाइल्ड एंड सन्स वाइफ। स्पाउसेस का इनकम कुछ केसेस में आपके हाथ में भी क्लब हो सकता है, माइनर चाइल्ड का इनकम भी आपके हाथ में क्लब हो सकता है, और सन्स वाइफ का भी इनकम आपके हाथ में क्लब हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब ये चैप्टर को कितना अच्छे से मैंने सिनॉप्सिस किया, ये फर्स्ट पेज में आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम विच एक्सप्लेन दिस चैप्टर फुल्ली 100%। आपको पहले मैं 10 मिनट्स, लेस देन 10 मिनट्स में मैं आपको इस चैप्टर का पूरा समरी कराता हूं, उसके बाद मैं डिटेल में जाऊंगा एंड देन आई विल सॉल्व सम सम्स। ओके, आई होप इट इज फाइन नाउ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का क्लास। तो सर यहां पे हम लोग को ये बताइए, यहां पे हम लोग को ये बताइए, यहां पे हम लोग को ये बताइए कि ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम वाला चैप्टर है, ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम का चैप्टर है, ये क्लबिंग ऑफ इनकम में कितने सेक्शंस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्लबिंग ऑफ इनकम में 60, 61, 62, 63, 64, 65, 60 से लेके 65, आई रिपीट 60 से लेके 65, 60 से लेके 65 तक ये सेक्शन है, 60 से लेके 65 तक ये सेक्शंस है। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद सेक्शन 60। सेक्शन 60 क्या बोलता है, सेक्शन 60 यही बोलता है कि इफ यू आर ट्रांसफरिंग इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, अगर आप एसेट ट्रांसफर करे बिना आप इनकम ट्रांसफर कर दिए, तो वो इनकम जो आपने मतलब विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट जो आपने इनकम ट्रांसफर किया ना सेक्शन 60 के हिसाब से, तो वो इनकम भी मेरा इनकम माना जाएगा। यानी मैंने मान लो किसी को फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर नहीं किया, बट मैंने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिया कि उस पर्सन को, वो कोई भी पर्सन हो, मैंने उसे एसेट ट्रांसफर नहीं किया बट इनकम ट्रांसफर कर दिया, मैंने बोला कि वो इनकम मेरे को नहीं देना, वो इनकम उसे दे देना, तो वो इनकम आप ही का इनकम माना जाएगा, वो उस पर क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई हो जाएगा एंड दैट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर हु हैज ट्रांसफर्ड द इनकम। सो ये बात कहता है सेक्शन 60 द फर्स्ट सेक्शन। 61 कहता है कि सर जो भी एसेट्स का ट्रांसफर हो रहा है, मींस इफ आई एम ट्रांसफरिंग एसेट्स, आई रिपीट इफ आई एम ट्रांसफरिंग एसेट एंड दैट इज टू रेवोकेबल ट्रांसफर, आई रिपीट रेवोकेबल ट्रांसफर। अगर रेवोकेबल ट्रांसफर मैं कर रहा हूं एसेट्स का, वो रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है अभी समझाते हैं। वंस आई डू रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स, सो व्हाटएवर इनकम
is getting transferred to another person, even that income will be clubbed in the hands of the individual. मतलब वो income भी किसका माना जाएगा? मेरा माना जाएगा जिसने ट्रांसफर किया है। तो रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट से जो इनकम अराइज हो रहा है वो मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगा, वो मेरे हाथ में ही क्लब होगा। जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में क्लब होगा। यहां क्लबिंग में एक सिंपल लॉजिक है, जो ट्रांसफरर है उसी के हाथ में क्या हो जाता है? क्लबिंग हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज कि सर ये रेवोकेबल ट्रांसफर जो है, ये रेवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या है? तो गाइज रेवोकेबल ट्रांसफर जो है, रेवोकेबल ट्रांसफर बेसिकली टॉक्स अबाउट एक सेकेंड, रेवोकेबल ट्रांसफर बेसिकली टॉक्स अबाउट एक ऐसा ट्रांसफर जहां पे आप वापस से उस असेट को रीएक्वायर करने का या रीट्रांसफर करने का हक ले लेते हो। मतलब यू हैव ट्रांसफर्ड इट, नॉट परमानेंटली, यू हैव अ राइट टू टेक बैक द एसेट, यू हैव अ राइट टू रिवोक द ट्रांसफर। मतलब वो एसेट वापस आपके पास जब आप चाहे आ सकता है। सो मींस दैट इज अ रेवोकेबल ट्रांसफर। यानी सर एक और ट्रांसफर हो सकता है, इररेवोकेबल ट्रांसफर। इररेवोकेबल ट्रांसफर मतलब वो परमानेंटली ट्रांसफर आपने कर दिया है, तो इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो रेवोकेबल समझ रहे हो? राइट टू टेक बैक द एसेट, राइट टू रीएक्वायर द एसेट, इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई। ठीक है, मतलब विल अप्लाई। इररेवोकेबल ट्रांसफर अगर करते तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन अपने को पढ़ना है, विच इज इन सेक्शन 62। अगर अपने सेक्शन 62 पढ़ेंगे तो सेक्शन 62 में देयर आर मेनी एक्सेप्शंस गिवन। वहां पे लिखा गया है कि कब कब क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मतलब आप रेवोकेबल ट्रांसफर किए बट तभी भी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं हो रहा है। मतलब सर्टेन ट्रांसफर्स विल नॉट कम इन द एम्बिट ऑफ क्लबिंग इवन दो इट इज रेवोकेबल। सर क्योंकि वो एक स्पेसिफाइड रेवोकेबल ट्रांसफर है। वो रेवोकेबल क्या है मैं आपको फटाफट बताता हूं। कुछ ट्रांसफर हम लोग ने किया, जो हम लोग ने ट्रांसफर किया जो रेवोकेबल नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। मतलब जब तक आपने किसी ट्रस्ट को मान लो ट्रांसफर किया, ट्रस्ट का बेनिफिशियरी जब तक जिंदा है तब तक वो लेगा नहीं, उसके बाद वो ले सकता। मतलब इट इज इररेवोकेबल टिल द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द बेनिफिशियरी, टिल द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी। मतलब सिंपल फंडा है, जब तक ट्रांसफरी जिंदा है, जब तक ट्रांसफरी का डेथ नहीं हो जाता तब तक एसेट उसके पास ही रहेगा। ऐसा बोल के ट्रांसफर किया मैंने, बट जैसे ही ट्रांसफरी का मरना हो जाता है, जैसे वो डेथ हो जाता है, तो दिस एसेट विल कम बैक टू मी। तो गवर्नमेंट के हिसाब से सेक्शन 62 के हिसाब से ये रेवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और इस पे क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, ट्रांसफर बाय वे ऑफ अ ट्रस्ट विच इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ये ध्यान रखिएगा, बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम तक वो रेवोकेबल नहीं है, और इन एनी अदर केस इट इज नॉट रेवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी का जो लाइफ टाइम है वो तब तक वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, तो क्लबिंग प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आई होप इट इज क्लियर। यहां पे जो ट्रांसफर है ना, उसको रेवोकेबल ट्रांसफर करने से कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट होना चाहिए। एंड इन दिस केस द सेकंड केस वेयर एक्सेप्शन विल बी एप्लीकेबल, मतलब रेवोकेबल ट्रांसफर प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, वो ये है कि अगर आपने 1/4/1961 मतलब इनकम टैक्स एक्ट के पहले से ही अगर आपने ट्रांसफर किया है और जो कि इररेवोकेबल था मोर देन 6 ईयर्स, आई रिपीट इररेवोकेबल था, मतलब नॉट रेवोकेबल मोर देन 6 ईयर्स, 6 साल से ज्यादा इररेवोकेबल हो गया, और वो 1/4/1961 के पहले, जो अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है बट ध्यान रख के रखिए बिकॉज ये एक्ट में है, एग्जाम में आ जाएगा तो यू हैव टू राइट। 1/4/1961 के पहले ट्रांसफर आपने किया था वो इररेवोकेबल 6 साल से बेसिकली था। इन दैट केस, इवन दैट केस, उस एसेट्स ट्रांसफर किए हुए इनकम पे आपको कभी भी क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जैसे ही आपने पावर टू रिवोक आया, सर अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में द ट्रांसफरर हैज अ पावर टू टेक बैक द एसेट, यू विल डेफिनेटली बी लायबल फॉर क्लबिंग। आपको उस समय क्लबिंग का इनकम एप्लीकेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो सेक्शन 61 में हम लोग ने देखा कि रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है। अब नेक्स्ट अपने सेक्शन स्पाउसेस का इनकम पढ़ेंगे। मैं अभी डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूं क्योंकि सब कुछ हम लोग वापस से करेंगे, ये आपके बेसिकली घर के लिए गाइस। वंस यू स्टडी एट होम, once you see the entire chapter fully, then this full page, full chart will help you to memorize one day before examination. काफी स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर एग्जाम के पहले हम कैसे रिवाइज करें, एग्जाम के पहले हमें बहुत डिफिकल्टी होता है रिवाइज करने के लिए, तो हमें इतना समय नहीं मिलता। तो उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये चार्ट बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस चार्ट से अगर आप पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग no problem, definitely you will be having no problem, ठीक है। तो इस चार्ट से अगर आप पढ़ लेंगे so definitely you will be having no problem। तो यहां पे आपको स्पाउसेस इनकम जो है उसके ऊपर में आपको बातें करनी है, ठीक है। तो स्पाउसेस इनकम में देखिए बहुत सारे इनकम आते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। स्पेशली जो स्टूडेंट्स एकदम पढ़ के आए हैं ना, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है फर्स्ट 10-15 मिनट्स का लेक्चर, उसके बाद अपने आगे बढ़ेंगे गाइस, ठीक है। डू नॉट वरी। तो मैं एक बार ओवरऑल समरी आपको बता देता हूं, डू नॉट वरी। अगर अभी आप नहीं समझे तो बाद में आपको इजिली क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रेम्यूनरेशन, देखिए बात सिंपल है। नंबर 1 स्पाउसेस का इनकम। पहले हम लोग ने बोला ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, फिर हम लोग ने बोला रेवोकेबल ट्रांसफर से किया तो भी क्लबिंग होगा। अब हम लोग बोल रहे हैं अगर स्पाउस को इनकम कमाती है तो वो इनकम आप ही का माना जाएगा। अब सर उसमें सबसे पहला इनकम आता है कि स्पाउस को जो रेम्यूनरेशन मिलता है ऐसे कंपनी से या कोई ऐसे कंसर्न से जिसमें आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। आई रिपीट, आप एक पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो, आपका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है या फिर आप उस फर्म के पार्टनर हो, वो पार्टनरशिप फर्म आपके स्पाउस को भी रेम्यूनरेशन दे रही है और आपको भी रेम्यूनरेशन दे रही है। और स्पाउस अगर टेक्निकली क्वालिफाइड नहीं है, इसका मतलब इन सिंपल टैक्स प्लानिंग है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिल जाएगा स्पाउस को भी और आपको भी। तो इन दैट केस आपके हाथ में टैक्सेबल कम हो जाएगा इनकम, क्योंकि स्पाउस को भी इनकम दिया जा रहा है। तो वो इनकम क्यों दिया जा रहा है स्पाउस को? बिकॉज यू आर दी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्डर इन द फर्म एंड दैट इज व्हाई स्पाउस इज रिसीविंग द इनकम, रेम्यूनरेशन इनकम। सो वो इनकम जो स्पाउस को मिलेगा वो क्लब हो जाएगा आपके हाथ में, बिकॉज यू आर होल्डिंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, ओनली इन दैट केस इनकम क्लब होगा। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस अपने पढ़ेंगे कि अगर स्पाउस टेक्निकली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल है एंड शी हैज अ वाइड एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग एंड शी इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब, देन क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होगा। मान लीजिए दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में क्वालिफाइड है, टेक्निकली क्वालिफाइड है और दोनों मिल के भी अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करे तो भी आई मीन इन दिस केस अगर स्पाउस टेक्निकली क्वालिफाइड हो गई तो उस पर इनकम क्लब नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि सर हस्बैंड ने वाइफ को ट्रांसफर किया एसेट्स। मान लो यहां बात की जा रही है एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस। अगर एसेट्स ट्रांसफर की गई है स्पाउस को, दो केसेस छोड़कर, अदर देन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, विदाउट एनी एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर एसेट ट्रांसफर हो रहा है तो यहां पे क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। और नॉट इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, और नॉट इन कनेक्शन विद एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब कोई भी तरीके का आप लोग के बीच में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब इन केस अगर आप इन दूसरे भाषा में बोले तो डाइवोर्स, तो डाइवोर्स अग्रीमेंट को छोड़कर, डाइवोर्स के केस में बात अलग है बिकॉज डाइवोर्स में तो ट्रांसफर हो सकता है, बट डाइवोर्स को केस को छोड़कर लिव अपार्ट मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे। डाइवोर्स एग्रीमेंट को छोड़कर या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मैं बोल रहा हूं विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन के केस को छोड़कर, बाद बाकी केस में क्या हो जाएगा, क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। तो अगर एसेट्स ट्रांसफर किया गया है किसको, स्पाउस को, और उससे स्पाउस को कोई भी इनकम आ रहा है, इन दैट केस क्लबिंग प्रोविजन किसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, हस्बैंड के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, वाइफ के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन यहां पे मैं एक चीज बता रहा हूं, इनकम फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस, मैंने वाइफ को शेयर्स गिफ्ट किया, शेयर्स इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, मैंने गिफ्ट किया। अब वो शेयर से इनकम जो वाइफ कमाएगी, वाइफ के हाथ में टैक्स नहीं होगा, मेरे हाथ में होगा। बट शेयर्स बेच के वाइफ ने जो इनकम कमाया, वाइफ ने उसको फर्दर रीइन्वेस्ट किया डिबेंचर्स में, और डिबेंचर से वाइफ को इंटरेस्ट आ रहा है, और तो वो इंटरेस्ट क्या हुआ जो वाइफ को मिला डिबेंचर्स पे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विच इज रिसीव्ड फ्रॉम मी। तो सर वहां पे तो सर इनकम फ्रॉम इनकम तो मैंने आपको बोला ही नहीं क्लबिंग होगा। इनकम फ्रॉम असेट्स ट्रांसफर्ड विल बी लायबल टू बी क्लब्ड, इनकम फ्रॉम इनकम विल नॉट बी लायबल टू बी क्लब्ड। तो यहां पे सेकंड पॉइंट आता है कि स्पाउस को जो इनकम आ रहा है फ्रॉम एन असेट ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और इन कनेक्शन विद लिव अपार्ट, उसको छोड़ के बाद बाकी सारा केस में क्या होगा, क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्पाउसेस इनकम में ही
तो स्पाउसेज इनकम में रेम्यूनरेशन टू स्पाउस पढ़े, इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस पढ़े। अब अपने पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट बेनिफिट। मान लीजिए किसी भी पर्सन को या किसी भी एओपी को या किसी भी मेंबर को मैंने असेट ट्रांसफर किया फ्रॉम एनी इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन और एओपी फ्रॉम असेट ट्रांसफर, अगेन सेम विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। मैंने मान लीजिए स्पाउस के ब्रदर को या स्पाउस के फादर को या स्पाउस के मदर को, यानी मेरे इन लॉज को अगर मैंने एसेट ट्रांसफर कर दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, ताकि स्पाउस को इसका बेनिफिट मिले, तो इन दैट केस जो स्पाउस को बेनिफिट मिलेगा ना फ्रॉम द असेट इनडायरेक्टली ट्रांसफर्ड, मतलब किसी दूसरे पार्टी को दिया फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस, तो वो बेनिफिट जो स्पाउस को मिल रहा है ना इनडायरेक्टली भी, दैट विल आल्सो बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन। ये जनरली इतना सेक्शन आता नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप एक बार समझ के रखिए। तो स्पाउसेज इनकम में 3 इनकम आता है जो मैंने आपको करा दिया, इसको आपको ध्यान से समझना है, इस पे कोई भी तरीके की आपको भूल नहीं करनी चाहिए। अब गाइस यहाँ पे मैं और एक प्रोविजन आपको दिखाना चाहूंगा, डीम्ड ओनरशिप। डीम्ड ओनरशिप सेक्शन 27 अगर आपको याद होगा, वहां पे भी हम लोग ने पढ़ा था, इफ हाउस प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू योर स्पाउस और माइनर चाइल्ड, ठीक है, वहां पे भी सेम चीज था, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। इन दैट केस द प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर कौन है? द ट्रांसफरर, हु इज द हस्बैंड। तो अगर वाइफ को वो ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और माइनर चाइल्ड, तो उस केस में डीम्ड ओनर कौन हो जाएगा? डीम्ड ओनर हो जाएगा हस्बैंड। तो जो भी प्रॉपर्टी का इनकम है दैट विल बी लायबल टू बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड ओनर। तो सेक्शन 27 कवर्स ओनली हाउस प्रॉपर्टी। क्लबिंग वाला पार्ट विल बी कवर्ड अंडर ऑल अदर एसेट्स। मान लो कोई दूसरा एसेट है अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, सो दिस विल बी कवर्ड इन क्लबिंग। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ट्रांसफरर विल बी द डीम्ड ओनर, और अल्टीमेटली टैक्स इंप्लीकेशन सेम होगा बट रूट अलग होगा, बिकॉज क्लबिंग डज नॉट कवर हाउस प्रॉपर्टी, बिकॉज वहां पे सेक्शन 27 आ जाता है, एचपी आ जाता है, जो बोलता है वो डीम्ड ओनर में एप्लीकेबल होगा। Other than house property के केस में clubbing provisions will be applicable. I repeat, other than house property provisions में clubbing provisions will be applicable, because house property provision is only applicable in case of transfer of house property. I hope it is clear. ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं। नेक्स्ट आता है माइनर चाइल्ड इनकम। योर माइनर चाइल्ड इनकम विल बी लायबल टू बी क्लब्ड इन योर हैंड्स। मतलब जो मेरा माइनर चाइल्ड का इनकम है वो मेरा इनकम माना जाएगा। मेरा इनकम मतलब कौन? उनके पेरेंट्स का, मतलब हस्बैंड और वाइफ, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, इसके ऊपर अपनी चर्चा करेंगे। सो ऑल द इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज लायबल टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। कौन से पेरेंट्स सर? हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द माइनर चाइल्ड इनकम इज हायर। मतलब या तो हस्बैंड का या तो फादर्स इनकम विल बी हायर और मदर्स इनकम विल बी हायर। जिसका इनकम ज्यादा होगा उनके हाथ में किसका क्लब कि उस उन्हीं के हाथ में क्या होगा? क्लबिंग होगा, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स। जितना ज्यादा इनकम होगा उतना ज्यादा टैक्स होगा, उतना ज्यादा आपकी टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो 64(1) ए बोल के एक सेक्शन है कि ऑल इनकम ऑफ द माइनर इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन इज ग्रेटर। एग्जेम्पशन यहां पे एक छोटा सा मिलता है, अगर आपको याद होगा 1032 में, बस एग्जेम्पशन खाली माइनर चाइल्ड के इनकम में ही मिलता है। मतलब क्या सर? मतलब समझा नहीं सर। इफ बिकॉज ऑफ माइनर चाइल्ड yes Poonam, the same chart is there. The genius is saying वीडियो रुक रहा है सर। क्या वीडियो में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताइए फटाफट चैट बॉक्स में। जिनका फर्स्ट क्लास है प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना है, इंटर लाइव रिवीजन क्लासेस में जाना और एनरोल करना है कोर्स में। उसी के बाद आपको सारा स्टडी मैट मिलेगा। नो 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 नो, ओके चलो थैंक यू। सो माइनर्स इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन इज ग्रेटर। हुज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द रेम्यूनरेशन इज ग्रेटर, उनके हाथ में माइनर चाइल्ड का इनकम क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। माइनर चाइल्ड के इनकम में जब क्लब हो जाएगा तो उसमें एग्जेम्पशन भी मिलता है अप टू ₹1500 पर
चाइल्ड, आई रिपीट अप टू ₹1500 पर चाइल्ड। यानी सर इस केस में कोई मैक्सिमम चिल्ड्रन नहीं है। मान लीजिए सन का माइनर डॉटर का, दो चाइल्ड का अगर आपके हाथ में इनकम क्लब हुआ तो आपको 1500 इंटू 2 मैक्सिमम 3000 का एग्जेम्पशन मिलेगा। आई रिपीट दिस इज अप टू रुपीज, मतलब मान लीजिए अगर इनकम क्लब हुआ 1200 रुपया तो 1200 का ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अगर इनकम क्लब हुआ 1600 रुपीज पर चाइल्ड तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको 1500 का ही मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो 1600 एंड 1500, तो ये हो गया अपना माइनर चाइल्ड। सर इसके इसमें अपने और एक चीज पढ़े थे, इसमें एक्सेप्शन है कि अगर income is arising because income is arising in the hands of the minor child who is disabled, जो डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है अंडर सेक्शन 80 तो उनका इनकम क्लब नहीं होगा। या फिर एमएसडी मेहनत स्किल एंड डिसेबिलिटी, तो मैनुअल वर्क स्किल या टैलेंट, मैनुअल वर्क स्किल या टैलेंट, या खुद के स्पेशलाइज्ड नॉलेज से, मैनुअल वर्क से, स्किल से, टैलेंट से माइनर चाइल्ड को अगर कोई इनकम हो रहा है सो दैट विल नॉट बी क्लब, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द माइनर चाइल्ड। बाद बाकी सारा इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। जो भी मैनुअल स्किल है, मैनुअल वर्क स्किल, टैलेंट है या डिसेबिलिटी, एमएसडी में सब कवर हो गया, वो सब का सब क्या हो जाएगा, क्लब नहीं होगा, दैट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द माइनर चाइल्ड। लास्ट में आता है सन्स 5, जिससे हमारा क्लबिंग का चैप्टर भी ओवर हो जाएगा। सन्स 5 में बेसिकली बोलता है कि सिंपल है, अगर मैंने अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया तो भी क्लब होगा। अगर मैंने सन्स वाइफ को, मतलब मेरे बेटे की वाइफ को, माई सन्स वाइफ, माई डॉटर इन लॉ को अगर मैंने एसेट ट्रांसफर किया अगेन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दैट केस द इनकम अराइजिंग टू सन्स वाइफ विल बी क्लब्ड इन माई हैंड्स। अगेन इसमें सेम चीज होगा कि किसी और पर्सन को मैंने ट्रांसफर किया या एओपी को ट्रांसफर किया एंड उससे असेट ट्रांसफर से दे आर गेटिंग इनकम, हु आर गेटिंग इनकम, दी एनी अदर पर्सन इज गेटिंग इनकम, बट दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सन्स वाइफ, मैंने ट्रांसफर किया तो भी क्लबिंग हो जाएगा। तो दिस चैप्टर इज बेसिकली ओवर गाइस। क्लबिंग इतना सिंपल चैप्टर मैंने 30-40 मिनट में करा दिया, बट आप लोग अभी जाएंगे नहीं, बिकॉज बहुत अच्छा सम्स अभी वेट कर रहा है आपके लिए, बहुत मस्त सम्स वेट कर रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको फंसाऊंगा, ट्रिकी दूंगा। कुछ होते हैं ना कि जो चीज दिखते हैं वो चीज एक्चुअली होते नहीं है। ओके कभी कभी कोई चीज प्रोविजंस इतना सिंपल लग रहा है, बट जब आप एक्चुअल में सॉल्व करने जाएंगे ना, यू विल फाइंड दिस प्रोविजंस वेरी, यू विल फाइंड दिस यार इतना तो इजी चैप्टर था, अभी प्रोविजन हम याद क्यों नहीं कर पा रहे, या फिर यू आर नॉट एबल टू मेमोराइज द टेक्निक्स। सो फॉर दैट, इन दैट केस आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा समरी। ऑल्दो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्चुअल अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा रोटेट किया जाए, चलिए सर जूम आउट किया जाए, ठीक। तो जूम आउट भी कर लिए, रोटेट भी कर लिए, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन 60, फिर से डिटेल में पढ़ रहे हैं। Section 60 talks about transfer of income without transfer of asset. Section 60 talks about transfer of income without transfer of asset. यहाँ पे asset transfer नहीं हो रहा है किसी को भी। आप किसी को भी अगर asset transfer किए बिना इनकम ट्रांसफर कर दिए तो वो क्लब हो जाएगा, किसके हाथ में, ट्रांसफरर के हाथ में। एंड इन दिस केस ट्रांसफर चाहे रेवोकेबल हो चाहे इररेवोकेबल हो, डज नॉट मैटर। असेट ट्रांसफर नहीं हुआ और इनकम ट्रांसफर हो गया तो डेफिनेटली इट विल definitely be clubbed in the hands of the transferor. This illustration, Mr. Watson has transferred through a duly registered document the income arising from a godown to his son. ठीक है, एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू उसने क्या किया, एक इनकम को ट्रांसफर किया। ध्यान से सुनने, इनकम को ट्रांसफर किया फ्रॉम अ गोडाउन। गोडाउन को ट्रांसफर नहीं किया, इनकम को ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन। तो यहाँ पे क्लियरली क्या हो रहा है, without transferring go down, that is asset, income is getting transferred, that is section 60 will be applicable. किसके हाथ में रेंटल इनकम लगेगा। अब ये गोडाउन से जो रेंटल इनकम आएगा, that is the income which is transferred to the son,
without transferring the godown itself. So in this case guys, solution ये बोलेगा कि as per section 60 the rental income from the godown will be charged in the hands of Mr. Watson, because in this case the asset was not transferred to Mr. Watson, his asset was not transferred to his son, so it is a transfer of income without transfer of asset, and hence section 60 will be applicable. So clubbing provisions will be applicable and this rental income will be taxable in the hands of Mr. Watson. तो इस तरीके से आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करके आंसर बताना पड़ेगा. नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 61, income arising from revocable transfer of asset. All income arising to any person, किसी भी पर्सन को इनकम अराइज हो रहा है बाय वर्च्यू ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट. अगर उसने वो रेवोकेबल ट्रांसफर किया है तो उस इनकम से, उस ट्रांसफर से जो उस एसेट से जो इनकम आ रहा है दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द ट्रांसफर. मतलब जो ट्रांसफर किया ना उसके हाथ में आप इनकम को क्या कर दो, क्लब कर दो. अब रेवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, ये सेक्शन 63 में क्लियरली डिफाइंड है. सेक्शन 63 बोलता है कि रेवोकेबल ट्रांसफर क्या है. अ ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी रेवोकेबल. एक ट्रांसफर को रेवोकेबल हम लोग मान लेंगे अगर वो ट्रांसफर में कोई भी प्रोविजन है फॉर री ट्रांसफर. आई रिपीट, दिस इज द मेन bang on thing. If this transfer contains any provision for retransfer, that is directly or indirectly, of whole or part of the asset or income to the transferor during the lifetime of the beneficiary. हम लोग पढ़ चुके हैं. अब आपको बहुत इजी लगेगा ये टॉपिक. आपको लगेगा यार आज ही ये क्लास खत्म, आज ही टॉपिक पहली बार पढ़े, आज ही टॉपिक खत्म भी हो गया, आज ही टॉपिक समझ भी गए, सीधे एग्जाम में जाके आप पट 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 करके नोट्स आप बना के प्रॉपर आप आंसर लिख के आप पूरा मार्क्स स्कोर कर लोगे. फिर मेरे को थैंक यू भी बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम्पल में X transfers of house property to A, however X has a right to revoke transfer. Oh my God, सर राइट क्यों रख लिया वो रिवोक करने का? अगर वो रिवोक करने का राइट रख लिया तब तो वो रेवोकेबल ट्रांसफर हो जाएगा. ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए, लाइफ टाइम में ही वो क्या कर दिया, रिवोक करने का राइट रख लिया है, देन इट इज अ रेवोकेबल ट्रांसफर. लेकिन यहाँ पे अगर उल्टा बोलता कि रिवोक करने का राइट नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ, मतलब ए जब तक, ए क्या बोला, एक्स क्या बोला कि ए जब तक जिंदा है तब तक मैं नहीं लूंगा, उसके बाद ले सकता हूं, तो वो इररेवोकेबल माना जाएगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू. तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी इट इज नॉट गेटिंग रिवोक्ड, मींस इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रेवोकेबल ट्रांसफर. बट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो अगर रिवोकेबल है तब ये रेवोकेबल माना जाएगा. It is a revocable transfer and income arising from the house property will be taxable in the hands of Mr. X. ठीक है, will be taxable in the hands of Mr. X. Next आते हैं, अगर वो ट्रांसफरर को राइट दे देता है, इफ इट गिव्स द राइट टू द ट्रांसफरर टू रीअज्यूम पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर होल और पार्ट ऑफ द एसेट और इनकम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी. ठीक है, इसका एग्जांपल देख लो. एक्स अगर एक एसेट ट्रांसफर करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ट्रांसफर के हिसाब से ही हैज अ राइट टू यूज द एसेट फॉर द पर्सनल बेनिफिट्स ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स व्हेनेवर ही वांट्स. मतलब सर ये रीअज्यूम कर सकता है पावर जब तक ये चाहे, तो ये रेवोकेबल माना जाएगा. टिल द डेट ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड हिज राइट इट इज अ रेवोकेबल ट्रांसफर. जब तक वो रेवोकेबल है, द एंटायर इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एक्स. टिल डेट ही हैज नॉट एक्सरसाइज्ड इट डज नॉट मैटर, बट उसके पास राइट है ना, उसके पास राइट है. अगर उसके पास राइट है तो रेवोकेबल ट्रांसफर मान लेंगे और उसका इनकम ट्रांसफर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. अरे भैया इससे इजी टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, मैं बता दिया ना एक बार. सेट ऑफ इसके बाद पढ़ेंगे, वो भी इतना, वो भी इजी टॉपिक है. अब मैं एकदम इजी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा. क्लबिंग, सेट ऑफ, टीडीएस, एडवांस टैक्स, रिटर्न फाइलिंग, एग्जेम्पशंस, ऑल इजी चैप्टर्स. ठीक है, इनकम टैक्स के हंसने वाले दिन आ गए. बोले ना मोदी जी का आज बर्थडे है, 70th बर्थडे, अच्छे दिन आ गए हैं. ठीक है, क्या गए, अच्छे दिन आ गए, तो एंजॉय करिए इस अच्छे दिन को. थोड़े बहुत बुरे दिन थे, थोड़े थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स थे, मैं मानूंगा, बट उसके बाद कुछ नहीं है, सब इजी है, एवरीथिंग इज इजी. थोड़ा बहुत टैक्स फॉलो कर लो, इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा वर्ड है आपसे. ठीक है, टैक्टिस सिर्फ पढ़ना पड़ेगा. सेक्शन 62 अभी हम लोग पढ़ के गए. सर क्या पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? एक्सेप्शंस, नो क्लबिंग इन दी फॉलोइंग केसेस. सेक्शन 62 यही बोलता है कि ट्रांसफर अगर रेवोकेबल नहीं है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी तो ये रेवोकेबल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, ये इररेवोकेबल ट्रांसफर माना जाएगा, क्योंकि ये रेवोकेबल नहीं है लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी. या फिर ट्रांसफर अगर 1461 के पहले हुआ है एंड वो रेवोकेबल नहीं है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 6 ईयर्स, इररेवोकेबल है 6 साल से ज्यादा, और ट्रांसफर 1/4/1961 के पहले हुआ तो भी ये क्लबिंग के दायरे में नहीं आएगा. ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आप खुद से प्लीज एक बार देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेरी
सिंपल, ये डेथ वाला ही एग्जाम्पल है और ज़्यादा आपको पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब से गाइज एग्जामिनेशन वाला प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, यही से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। रेवोकेबल से जितना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बट अब जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पाउस इनकम और माइनर चाइल्ड इनकम, ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ व्हाट काइंड ऑफ सम्स यू कैन गेट इन एग्जामिनेशन। ये लोग तीनों का आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, ए मिसेज ए और मिसेज ए समझ गए होंगे, स्पाउस है ए और मिसेज ए, और उनका माइनर चाइल्ड सी डी ई एफ ऐसे करके दे देंगे और आपको सारा का इनकम निकालने बोल देंगे। प्रॉपर सम ऑफ क्लबिंग, टिपिकल सम ऑफ क्लबिंग विच कम्स इन एग्जामिनेशन ऑफ रफली 5 to 6 या 6 to 8 मार्क्स का सम डेफिनेटली क्लबिंग में आ सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स को इंक्लूड करने जाएंगे तो डेफिनेटली उसका वेटेज बढ़ जाएगा। मैं तो खाली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव का तो मैं आपको बात ही नहीं कर रहा। अब आते हैं अपने स्पाउस में। सर क्या इसमें सेक्शन नंबर लर्न करना है? अरे यार ये पूछ क्यों रहा, इतना इजी है तो लर्न कर लेना यार। सेक्शन 60 क्या है? ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, इजी। सेक्शन 61 है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल, आई मीन इनकम अराइजिंग फ्रॉम रेवोकेबल ट्रांसफर, ठीक है, ऑफ एसेट्स, क्लब्ड होगा, ठीक है। फिर 60 पढ़ लिए और फिर अपने 61 भी देख लिए, ठीक है। 62 बेसिकली मीनिंग बताता है, आई मीन 63 आपको बताता है कि कब क्लबिंग हो, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। अब 64 आ जाओ, 61 पढ़ लिया, अब 64 आ जाओ। 64 में बस ये देखो कि 64 में ही सारा सीरीज है, 64(1), 2, 64(1)(4), 64(1)(6), 64(1)(8 ऐसे करके ही आपको पढ़ना है, 64(1)(7 ऐसे करके आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 64(1)(2), 64(1)(1) बोल के कोई सेक्शन नहीं है, ओमिट हो चुका है। 64(1)(2) सबसे सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा टेस्टेड चीज बात करेगा। क्या बात करेगा? रेम्यूनरेशन टू स्पाउस। इफ स्पाउस इज रिसीविंग रेम्यूनरेशन, व्हाट इज द केस? सो ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं, नया बात नहीं बोल रहा हूं। इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू स्पाउस, कोई भी स्पाउस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकम हो रहा है बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन, आई रिपीट, इनकम अराइजिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू स्पाउस बाय वे ऑफ रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन में चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो कमीशन हो, फ्रॉम अ कंसर्न, एक ऐसे कंसर्न से अगर स्पाउस को सैलरी, कमीशन, बोनस मिल रहा है, इन विच सच इंडिविजुअल, मतलब उसका पति या उसकी वाइफ, दोनों द केस में भी, हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट तो यार पूरे इनकम टैक्स में की है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20%। क्या चीज का? प्रॉफिट्स का, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, और अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर है, वोटिंग राइट्स होनी चाहिए। तो क्लबिंग तब होगा जब इनकम मिल रहा है ऐसे कंसर्न से जहां पे स्पाउस का जहां पे इंडिविजुअल का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, देन इट विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। सर मान ली मेरा उस फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है और उस फर्म से मेरे स्पाउस को मिल रहा है, देन क्लबिंग नहीं होगा। मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना जरूरी है, और मेरा ही नहीं, मेरे और मेरे रिलेटिव्स के साथ। अब रिलेटिव्स क्या, अपने नीचे पढ़ेंगे, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। मेरा और मेरा रिलेटिव्स का साथ में उस फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, एंड वो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट जिस फर्म में है, दैट फर्म इज बेसिकली गिविंग द इनकम टू माय स्पाउस, एंड दैट स्पाउस का जो इनकम होगा दैट विल बी क्लब्ड इन माय हैंड्स। एक तरह का टैक्स प्लानिंग टूल है जो आप कभी भी कर सकते हो। दिस इज व्हाई दिस सेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन सेक्शन 64(1)(2). सेक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है। एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है? बेसिकली एक नॉर्मल मार्केट वैल्यू के हिसाब से है, वो आप गिफ्ट में नहीं दी हो, विदाउट मनी, विदाउट एक्चुअल मनी प्राइस में आप नहीं दी हो, वो होता है एडिक्वेट कंसिडरेशन। एप्लीकेबिलिटी क्या है? क्लबिंग विल नॉट बी एप्लीकेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लबिंग कब नहीं होगा? कब नहीं होगा? अगर रेम्यूनरेशन स्पाउस ले रही है बिकॉज ऑफ अ टेक्निकल नॉलेज और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, टेक्निकल नॉलेज और क्वालिफिकेशन के वजह से अगर उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है तो क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस कंसर्न में, तो ऑब्वियसली दोनों का मिला के, अगर मतलब हस्बैंड का भी है और वाइफ का भी है, तब तो हस्बैंड बोलेगा नहीं वाइफ तुम्हारा मेरे में क्लब होगा, वाइफ बोलेगा नहीं हस्बैंड तुम्हारा मेरा में क्लब होगा। कैसे होगा यार, कैसे होगा? तो यहां पे भैया इनकम टैक्स बोलता है जिसका ज्यादा इनकम उसमें क्लब कर दो। इफ हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैव सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन अ कंसर्न, द रेम्यूनरेशन शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दैट स्पाउस हुज इनकम बिफोर रेम्यूनरेशन। मतलब रेम्यूनरेशन को छोड़ के, मतलब ये हो गया अदर इनकम। ये क्या हो गया? अदर इनकम। जिसका अदर इनकम ज्यादा, अगर हस्बैंड का ज्यादा है तो हस्बैंड के में क्लब होगा वाइफ का, अगर वाइफ का ज्यादा है तो हस्बैंड का क्लब होगा वाइफ में। लेकिन ध्यान रखना, अगर दोनों टेक्निकली क्वालिफाइड है तो कोई भी क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इसमें एक प्रोविजन है कि वंस दिस इनकम इज इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द स्पाउसेस हैंड्स, मतलब अगर हस्बैंड का इनकम एक बार वाइफ का हाथ में क्लब हो गया 1 साल, तो दिस कैन नॉट बी चेंज्ड इन द सक्सीडिंग ईयर। ये अगले साल कभी भी चेंज नहीं होगा
unless the AO is satisfied after giving a reasonable opportunity that it is necessary to do so. तो आप that shall not be included in the total income of the other spouse, मतलब ये change आप नहीं कर सकते unless the AO is satisfied to do so. SSC का substantial interest मतलब सब जानते हैं, along with relatives, that is important. SSC का उसके relatives के साथ कम से कम 20% और मोर वोटिंग राइट्स है या प्रॉफिट्स है इन दैट फर्म, जिसके कारण ये सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा. लास्ट है रिलेटिव. लास्ट क्या है? रिलेटिव. तो रिलेटिव में क्या आ जाता है इसमें? देखिए, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के, ब्रदर और सिस्टर और लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट, ये भी आ जाएगा. आई रिपीट, ब्रदर सिस्टर मतलब मेरा भाई का मेरे साथ मिलके या मेरे सिस्टर का मेरे साथ मिलके उस फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो दोनों काउंट किया जाएगा. लीनियल असेंडेंट हो गए आपके पेरेंट्स, डिसेंडेंट हो गए आपके सन या डॉटर, तो वो रिलेटिव अपने इसमें मानेंगे. ठीक है, तो रिलेटिव के साथ मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मुझे देखना है. दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड. सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मेरे को बार बार क्वेरी क्यों आ रहा है, कितना बार हम लोग देख चुके. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड 20% वाला बात बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आपको पता होना चाहिए था. आइए एक बार इलस्ट्रेशन देखते हैं. सर मिस्टर ए एम्प्लॉई है एक्स लिमिटेड की, एंड सॉरी एक्स लिमिटेड का, मिस्टर ए है एम्प्लॉई एक्स लिमिटेड का, एंड ही हैज 25% शेयर्स, मतलब सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है उस कंपनी में. उसका सैलरी है 50,000 पर मंथ, मतलब सैलरी है 50,000 पर मंथ. मिसेज ए एक वर्क कर रही है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर की तरह इन एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ 30,000, मतलब उसको भी उनके स्पाउस को भी ये रेम्युनरेशन मिल रहा है 30,000 पर मंथ का. शी इज हाउएवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब, वो जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं है. कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेज ए. मिस्टर ए और मिसेज ए के लिए क्या निकाल दो? ग्रॉस टोटल इनकम निकाल दो. अज्यूमिंग दैट दे डू नॉट हैव एनी अदर इनकम, अज्यूम करो कि उसका और भी कोई इनकम नहीं है. तो मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्स लिमिटेड एंड हैज 25% शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, दैट इज अ सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी. हिज वाइफ इज वर्किंग इन द सेम कंपनी विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. ऑब्वियसली यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि वो क्वालिफाइड नहीं है, तो भैया क्लबिंग तो होगा ना, ये स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? क्लबिंग. लेकिन ध्यान रखना है सैलरी है, सैलरी में टोटल ग्रॉस सैलरी है ये, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूल जाना. स्टैंडर्ड डिडक्शन याद है 16(1)(a) में पढ़े थे, 50,000 तक आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल सकता है. तो वाइफ को अलग मिलेगा और हस्बैंड को अलग मिलेगा, हस्बैंड को भी मिलेगा, वाइफ को भी मिलेगा, दोनों को अलग अलग मिलेगा. तो यहाँ पे 50,000 इंटू 12, 6 लाख माइनस 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 5.5 लाख कर दिए. और यहाँ पे 30,000 इंटू 12 कितना? 3,60,000 अगेन माइनस 50,000, 3,10,000 कर दिए. तो जो इनकम आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम, ये होगा किसके हाथ में? मिस्टर ए के हाथ में. क्या हो गया? क्लब हो गया. स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज टू बी गिवन. अब काफी भी स्टूडेंट बोलेगा सर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों मिलेगा, ये इनकम तो वाइफ का था. अरे भैया वाइफ का इनकम मान लिया गया हस्बैंड का है, तो वो प्रोविजन पूरा का पूरा हस्बैंड को मिलेगा. स्टैंडर्ड डिडक्शन इज एसएससी वाइज, आई होप यू नो दिस. ये इनकम जो वहां से है उसका जो वाइफ के हाथ में टैक्स होता तो कितना होता बताइए? वाइफ को तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देते कि नहीं देते? 3,60,000 माइनस 50, 3,10,000 देते. तो वो इनकम क्या होगा? क्लब होके मेरे पास आएगा. तो ये जरूर याद रखिएगा, वॉट एवर बेनिफिट विल बी प्रोवाइडेड वो दोनों को मिलेगा लॉ में. स्पाउस हस्बैंड को भी मिलेगा, वाइफ को भी मिलेगा. वाइफ से जो इनकम आएगा वो नेट इनकम आपको अपने हेड में लेकर आना पड़ेगा. ठीक है, अब इसमें नीचे क्वेश्चन पूछा है, नीचे क्वेश्चन, अच्छा इसमें फिर वाइफ का इनकम जीरो होगा. यस, वाइफ का इनकम विल बी जीरो बिकॉज एवरीथिंग विल इज इंक्लूडेड इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड. सर विल योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ मिसेज ए इज क्वालिफाइड? यस, आपका आंसर डिफरेंट होगा, तब तो ये सेपरेटली टैक्सेबल हो जाएगा. मिस्टर ए का मिस्टर ए के हाथ में, मिसेज ए का मिसेज ए के हाथ में. तो सर हमको बताने का दरकार नहीं है. क्लबिंग प्रोविजंस इन दैट केस विल नॉट बी एप्लीकेबल एंड मिस्टर एज इनकम विल बी 5,50,000 सेपरेटली एंड मिसेज ए इनकम विल बी व्हाटएवर सेपरेटली, दैट इज 3,10,000. तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन ऑफ स्पाउसेज इनकम, दैट इज रेम्युनरेशन टू स्पाउस, दैट इज सेक्शन 6412. 6412. चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू स्पाउस. अब आता है 6414. ठीक है, ये है क्या? 6414. पहले वाला जो ट्रांसफर ऑफ एसेट्स था वो नॉर्मल रेवोकेबल ट्रांसफर किसी को भी कर रहे हैं. यहां पे मैं खाली क्या बात कर रहा हूं? स्पाउस को मैंने कोई भी असेट ट्रांसफर किया. आई रिपीट, अगर ए ने मिसेज ए को, ध्यान से सुनिए, ए ने मिसेज ए को असेट ट्रांसफर किया. ठीक है, असेट ट्रांसफर किया मिसेज ए को. मिसेज ए ने उससे कुछ इनकम कमाया, मिसेज ए ने उससे कुछ इनकम कमाया. ध्यान से सुनिए, ये इनकम जो होगा दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए. बस इफ ए ने मिसेज ए को
इफ मिस्टर ए ने मिसेज ए को असेट ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, आई रिपीट, क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ मिस्टर ए ट्रांसफर्स टू मिसेज ए फॉर गुड कंसिडरेशन, फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। यानी सर खाली गिफ्ट किया है, विदाउट एनी कंसिडरेशन दिया है, विदाउट नॉर्मल कंसिडरेशन दिया है, तभी जाके मिस्टर ए के हाथ में क्लबिंग होगा। आई रिपीट, तो मिस्टर ए के हाथ में क्लबिंग क्या चीज का हो रहा है, वो असेट से जो मिसेज ए ने इनकम कमाया, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। नाउ माय द क्वेश्चन इज, सर ये इनकम से जो, ये असेट से जो इनकम आया, आई रिपीट, ये असेट से जो इनकम आया, ये असेट से जो इनकम आया, ये इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। आई रिपीट, ये असेट से जो इनकम आया, ये इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। नाउ माय क्वेश्चन इज, आपको एग्जाम में ट्विस्ट कर सकता है कि सर मिसेज ए ने जो इनकम कमाया, मिसेज ए ने फर्दर उस इनकम को इन्वेस्ट किया, मिसेज ए ने जो इनकम कमाया, मिसेज ए ने फर्दर उस इनकम को इन्वेस्ट किया। इस इन्वेस्टेड इनकम से मिसेज ए को और इनकम हुआ। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए, ए ने मिसेज ए को इनकम एसेट ट्रांसफर किया, मिसेज ए को इनकम हुआ, ये इनकम इंक्लूड हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में, द चैप्टर गेट्स ओवर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सर ये इनकम एक्चुअल तो मिसेज ए के पास ही था, बिकॉज क्लबिंग प्रोविजन deems this that this income is taxable in the hands of Mr. A, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो इनकम जो मिसेज ए का था, दैट इज री इन्वेस्टेड इन सम डिफरेंट place, and again if that different reinvestment which he has done that yields some income to Mrs. A, क्या ये इनकम भी मिस्टर ए को हाथ में क्लब होगा? सर आपने तो बताया एसेट ट्रांसफर करके जो इनकम आ रहा है वो क्लब होगा, बट आप हमने ये तो नहीं सिखाया कि इनकम फ्रॉम इनकम, आई रिपीट, इनकम अराइजिंग फ्रॉम द इनकम which is earned by the spouse from the asset transferred to by the spouse will be clubbed, ये तो हम लोग नहीं बोला। तो कभी भी याद रखना, इनकम फ्रॉम इनकम क्लब नहीं होगा, इनकम फ्रॉम असेट क्लब होगा। तो ये जो इन्वेस्ट करके जो इनकम आ रहा है, दिस विल ऑलवेज बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दी, क्या बोलते हैं, मिसेज ए, दिस विल नॉट बी क्लब्ड। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सर अब देख लेते फटाफट कंडीशंस। ट्रांसफर, देखिए मैं आपको मूल बात बता रहा हूं जो कि एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बाद बाकी जो ओवरऑल टीचिंग है वो तो आप जानते ही हो। कंडीशन, ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट बाय इंडिविजुअल टू स्पाउस एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी। क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 27 लगेगा। In this section 27 will be applicable deemed ownership, because deemed ownership will basically in a way also tax all the income in the hands of the owner and not the transferee without या inadequate consideration, या तो बिना consideration के या तो inadequate consideration के। income arising to spouse from transfer of the asset to be clubbed in the hands of the transferor, income arising to spouse from the transfer of the asset is to be clubbed in the hands of the transferor। वो transferor के हाथ में क्या होगा? क्लब हो जाएगा। वो ट्रांसफरर के हाथ में क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी कब होगी? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। सर जब ए ने मिसेज ए को, आई रिपीट, जब ए ने मिसेज ए को असेट ट्रांसफर किया, जब ए ने मिसेज ए को असेट ट्रांसफर किया, तो उसी समय दे शुड बी मैरिड। आई होप यू अंडरस्टूड। आई मीन टू से at the time when the asset is transferred, marriage should subsist even when income is arising in the hands of Mrs. A from that asset which is transferred। even in that case, जब इनकम आ रहा है तो भी उस समय मैरिज शुड सबसिस्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर विदाउट बिफोर मैरिज एसेट ट्रांसफर हो। मतलब मान लो जब फियोंसी था, तो फियोंसी जब था तो इन दैट केस मैरिज उस समय नहीं हुआ था, तब मैंने एसेट ट्रांसफर किया था अपनी होने वाली वाइफ को। इन दैट केस होने वाली वाइफ जब वाइफ बन गई, उसको उस समय उससे इनकम आया एसेट ट्रांसफर से। तो सर इनकम तो आ गया, तो क्या बताइए, क्या इस केस में क्लबिंग होगा? बिकॉज इन दिस केस मैरिज वाज नॉट सबसिस्टिंग एट द both the times, even at the time of transfer of the asset and at the time of income earning in the hands of the spouse. So in the both the times the marriage should subsist, only then clubbing will be applicable, else clubbing will not be applicable. तो यहाँ पे clubbing is applicable only when marriage subsists. Clubbing will be applicable only when marriage subsists both at the time of transfer of asset transfer करते समय भी और income
कमाते समय भी, अराइज करते समय भी, दोनों समय मैरिज टू सब्सिस्ट। और यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सेम, अगर एसेट जो मैंने आपको पढ़ाया, अगर एसेट इज ट्रांसफर्ड विद एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, मतलब मान लो डाइवोर्स में कोई एलिमनी पे करना पड़ा, तो इन दैट केस अगर डाइवोर्स में कोई एलिमनी पे करना पड़ रहा है, ट्रांसफर करना पड़ रहा है to your wife because of some alimony which court has ordered you to pay, तो वो असेट से क्लबिंग नहीं हो जाएगा, बिकॉज वहां पे आप लोग, वो हस्बैंड और वाइफ सेपरेट हो रहा है, तो इन दैट केस क्लबिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। अब इसमें देखिए कुछ कुछ तरह प्रोविजंस और है जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, एक बार आप रिटन में देख लो। नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर आप उससे ट्रांसफर करो तो वो कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, एक्चुअल मनी होना चाहिए। ट्रांसफर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है तो वो क्लबिंग में नहीं आएगा, वो डीम्ड ओनरशिप में आ जाएगा। ऐसा मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका है कि डीम्ड ओनर हो गया तो सेक्शन 27 ऑटोमेटिकली विल बी एप्लीकेबल, एंड इफ सेक्शन 27 इज एप्लीकेबल, वो अपने को पता है अगर सेक्शन 27 एप्लीकेबल हो गया तो उस केस में डीम्ड ओनरशिप एप्लीकेबल हो गया, तो सारा रेंटल इनकम सब कुछ डीम्ड ओनर दैट इज हस्बैंड के हाथ में या ट्रांसफरर के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। ओके, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर वाइफ ने कुछ, मान लो आप वाइफ ने कुछ सेविंग्स किया, ठीक है, द सम प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय द वाइफ आउट ऑफ द पिन मनी, आपने कोई कैश ट्रांसफर, आपने नॉर्मल उनको सेविंग्स करने के लिए कुछ ट्रांसफर किया, घर चलाने के लिए आपने दिया नॉर्मल, ठीक है, उससे उन्होंने कोई सेविंग्स किया, वो सेविंग्स जो किया उसको अपने पिन मनी बोलते हैं। उस पिन मनी से वाइफ ने मान लो एक प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो क्या आप उस प्रॉपर्टी के डीम्ड ओनर बन गए, या कि आप वो प्रॉपर्टी से जो इनकम कमाएंगी कि वो आपके हाथ में क्लब होगा? नहीं, वो सेविंग्स भी एक आर्ट है जो वाइफ का था, तो ये क्लब नहीं होगा। तो नो क्लबिंग विल बी एप्लीकेबल इफ द प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड आउट ऑफ द पिन मनी। यहाँ पे बात हुई है चेंज, नेक्स्ट है चेंज इन आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट। बहुत सिंपल है, मैंने आपको बोल दिया, ये इस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। इफ ट्रांसफर्ड एसेट हैज चेंज द शेप, मतलब मैंने जो ट्रांसफर किया उसको बेच के दूसरा एसेट लिया गया, मैंने जो ट्रांसफर किया उसको बेच के दूसरा एसेट लिया गया, मतलब एसेट जो मैंने बेचा या ट्रांसफर किया जिसपे क्लबिंग होना चाहिए था इनकम पे, बट उसको बेच के दूसरा एसेट ले लिया गया, and identification has been changed because दूसरा एसेट ले लिया, then income from such changed asset shall be clubbed। एग्जाम्पल, अगर मिस्टर अग्रवाल ने शेयर गिफ्ट किया अपनी वाइफ को, तो जरूरी नहीं है कि मिसेज अग्रवाल को शेयर से इनकम आएगा। मिसेज अग्रवाल, हिज वाइफ ने क्या किया, वो शेयर बेच के एक घर खरीद लिया, शेयर बेच के घर खरीद लिया, ट्रांसफर हाउस प्रॉपर्टी नहीं तो सेक्शन 27 नहीं लग सकता, यहाँ पे शेयर ट्रांसफर किया गया है और शेयर बेच के घर खरीदा गया है, तो घर से जो इनकम आएगा वो मिस्टर अग्रवाल के हाथ में क्लब होगा। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ पे ट्रांसफर्ड एसेट की आइडेंटिटी चेंज हो रही है, तो ट्रांसफर्ड एसेट, दो रिजल्टेंट एसेट से जो इनकम आएगा दैट विल बी क्लब्ड। सिमिलरली, ये पॉइंट मैंने आपको लास्ट पॉइंट ऑलरेडी समझा दिया है कि अगर असेट जो मैंने ट्रांसफर किया है उससे जो इनकम आ रहा है वो ही क्लब होगा, बट इनकम विच इज कमिंग फ्रॉम द इनकम विच इज अराइजिंग इन द हैंड्स ऑफ द स्पाउस विल नॉट बी क्लब्ड। तो यहां पे भी एक देखिए, एक अच्छा एग्जांपल है, मिस्टर सोडी ने गोल्ड ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को, किया, बहुत बढ़िया, उसने गोल्ड बेच के एक हाउस प्रॉपर्टी कमाया फॉर गिविंग इट ऑन रेंट, हाउस प्रॉपर्टी का परचेज किया फॉर गिविंग इट ऑन रेंट, द इनकम ऑन द सेल ऑफ गोल्ड विल बी क्लब, मतलब जो एक्स्ट्रा इनकम उसको गोल्ड बेच के आया वो इनकम क्लब होगा। लेकिन गोल्ड बेच के जो इनकम को उसने फर्दर रीइन्वेस्ट किया एक हाउस प्रॉपर्टी खरीदने से जिसके लिए उसको रेंटल इनकम आ रहा है, तो ये भैया जो रेंटल इनकम आ रहा है ये अगेन इज इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द गोल्ड। अब गोल्ड बेच के, आई रिपीट, गोल्ड बेच के जो उन्होंने एक्स्ट्रा इनकम कमाया है वो क्लब होगा, बट गोल्ड बेच के जो एचपी कमाया, अब एचपी से अगेन रेंटल इनकम आ रहा है तो वो क्लब कैसे हो सकता है? यानी सब तो क्लबिंग होता ही जाएगा, तो क्लबिंग खाली एक लेयर तक जाता है कि इनकम अराइजिंग फ्रॉम एसेट ट्रांसफर क्लब हो गया, उसके बाद आप और इनकम क्लब कर रहे हो तो भैया वो क्लब नहीं होगा। और एक मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने शेयर गिफ्ट किया अपनी वाइफ को, उस शेयर से वाइफ को क्या आ रहा है, डिविडेंड इनकम आ रहा है, वो डिविडेंड इनकम मान लो मेरा इनकम मान लिया जाएगा, वो एग्जेम्पशन है, वो बात अलग है, वो मेरा मान लिया जाएगा। उस डिविडेंड इनकम को रीइन्वेस्ट किया मेरी वाइफ ने एक डिबेंचर्स में, अब वो डिबेंचर से मेरी वाइफ को इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो क्या वो इंटरेस्ट इनकम भी मेरा इनकम माना जाएगा क्या? द आंसर इज नो, वो इंटरेस्ट इनकम मेरा इनकम नहीं माना जाएगा, उस पर क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होंगे सर, यही यहाँ बात की गई है। तो इससे हमारा ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू स्पाउस वाला बात भी खत्म हो जाता है। चलिए एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल, ये वैसे एग्जाम्पल है, मिस्टर ए ने 2 लाख रुपया का बॉन्ड दिया मिसेज ए को, शी अर्न्स 20,000 इंटरेस्ट देयर ऑन, तो ये क्लब होगा, दिस विल बी क्लब्ड,
दिस विल बी क्लब, दैट इज इनकम अराइजिंग फ्रॉम द एसेट्स ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 6414, ठीक है। दिस अमाउंट इज री इन्वेस्टेड एंड शी अगेन अर्न्स 2000। अब ये जो इंटरेस्ट इनकम है ये वापस से इसने क्या किया, री इन्वेस्ट किया और उससे इसने इनकम अर्न किया 2000 रुपया। तो ये जो 2000 है ये क्लबिंग के लिए, प्रोविजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये इनकम फ्रॉम इनकम है। ये क्या बोला मैंने, ये इनकम फ्रॉम इनकम है, तो इस पे क्लबिंग प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। तो गाइज ये है अपना सिंपल सा एग्जांपल, ये है अपना सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब आते हैं गाइज इसी में एक छोटा सा बात, बहुत सिंपल है, पहले इस पे सम्स आता है, पहले आप पहले प्रोविजन समझिए फिर अपने आगे का डिस्कशन करेंगे। सर मान लीजिए ए ने मिसेज ए को, आई रिपीट, ए ने मिसेज ए को 5 लाख रुपीज दिया, ए ने मिसेज ए को 5 लाख रुपीज दिया। मिसेज ए ने उससे बिजनेस चालू किया, मिसेज ए ने उसे बिजनेस चालू किया, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो बिजनेस ने क्या किया, या तो मिसेज ए ने एक तरह का 5 लाख रुपया दिया और इस बिजनेस ने मिस्टर ए को इंटरेस्ट देना चालू कर दिया। क्या देना चालू कर दिया, इंटरेस्ट। मिस्टर ए को नहीं, सॉरी, मिसेज ए को इंटरेस्ट देना चालू कर दिया, क्योंकि वो मिसेज ए को दिया, मिस्टर ए को नहीं दिया है। ये मिस्टर ए को इंटरेस्ट नहीं दिया है, ये मिसेज ए को इंटरेस्ट दिया। मतलब ए के पास कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ए 5 लाख रुपया मिसेज ए को दे दिया है, अब ये बिजनेस मिसेज ए को इंटरेस्ट दे रहा है। अब मुझे बात बताइए, ये 5 लाख रुपया जो मिसेज ए को दिया गया, ये किसने दिया, मिस्टर ए ने दिया। Now this 5 lakh rupees is gifted to Mr. A, Mrs. A. Mrs. A has used that money in this business and she is also getting some interest. Yeah, she is also getting some profits from this business to Mrs. A. तो Mrs. A को to a certain extent वो profits का income club करना पड़ेगा Mr. A के हाथ में, जितना 5 लाख रुपया तक उन्होंने क्या किया, अपना ट्रांसफर लिया फ्रॉम हर हस्बैंड, दैट इज मिस्टर ए। तो इसी को अपने बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ असेट्स या इनकम अर्न्ड बाय स्पाउस। एक बार फटाफट देख लेते हैं, इसका एक बहुत अच्छा सम है, वो सम मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्लबिंग में मेरा इंटेंशन क्या था, आपको 4-5 वैरायटी का मैं सम्स दिखा दूं, करा दूं क्लास में, इससे आपको सब कुछ इजीली सॉल्व हो जाएगा, यू विल नॉट फील एनी डिफिकल्टी, बट वो आपको करना पड़ेगा, दैट इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ असेट्स बाय एन इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस आर इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी इन द बिजनेस, देन प्रोपोर्शनेट इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट से जो प्रोपोर्शनेट इनकम स्पाउस को आएगा, दैट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ दिस ट्रांसफरर। एंड इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का होता है, मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन समझ गए, मिस्टर ए ने मिसेज ए के बिजनेस में एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, तो जितना शेयर वो कैपिटल के वजह से आया मिस्टर ए के बिजनेस को, तो वही क्लब क्या किया जाएगा, मिस्टर ए के हाथ में कर दिया जाए। तो प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप लोगों को भी डिस्कस किए विल बी क्लब विद द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अब गाइज इसमें आपको डेफिनेटली क्या देखना पड़ेगा, एक रेशियो लेना पड़ेगा, यू हैव टू टेक अ रेशियो। अब एक रेशियो लेते हो कि वो इनकम जो कमाया है उस बिजनेस ने, आप किस रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिकॉज कुछ पोर्शन तो मिसेज ए का भी होगा जो एक्चुअल बिजनेस चला रही है, और कुछ पोर्शन मिस्टर ए का भी होगा जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया आप कैपिटल रेशियो देख लो। कौन सा कैपिटल रेशियो देख लो, ओपनिंग कैपिटल रेशियो देख लो। आप ओपनिंग कैपिटल रेशियो देख लो कि ओपनिंग कैपिटल रेशियो क्या। ओपनिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल के दिन जो ओपनिंग कैपिटल है, फर्स्ट केस में जो ओपनिंग कैपिटल है, तो फर्स्ट केस में जो ओपनिंग कैपिटल है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग एक सम करते हैं, उस सम से आपको बेटर क्लैरिटी आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बाद में ना कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी टेकअप करेंगे, वो एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है जो मैं आपको कराऊंगा, जो मेरे दिव्य जड़ी बूटी बुक में भी है। आई होप यू नो अबाउट माय दिव्य जड़ी बूटी बुक, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं। अगर आपको नहीं पता तो एक बार प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना या अपने दोस्तों से पूछ लेना, उनको समझ में, उनको पता है, वो आपको बता देंगे। इलस्ट्रेशन में आइए, मिस्टर एक्स स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस ऑन 1419 विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakhs। 5 लाख रुपए का कैपिटल से ये एक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया। ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 2 लाख। ओ माय गॉड, 1920 में लॉस भी कर लिया, मतलब उसका नेट कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख रुपया। ध्यान से देखिए, इसका नेट कैपिटल कितना हो गया, 3 लाख रुपया एज ऑन 1420। आई रिपीट, एज ऑन 1420 मिस्टर एक्स के हाथ में नेट कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपया।
मिस्टर एक्स के हाथ में नेट कैपिटल कितना है, 3 लाख रुपया। टू ओवरकम द फाइनेंशियल पोजीशन मिसेज एक्स अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेव अ गिफ्ट ऑफ 5 lakhs। ध्यान से यहाँ पे मिसेज एक्स ने मतलब उनकी स्पाउस ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया 5 लाख रुपया 1420 को, मतलब 3 लाख में 5 लाख रुपया और गिफ्ट कर दिया, विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय मिस्टर एक्स। मतलब एक्स ने अपने बिजनेस में डाल लिया। तो एक्स के हाथ में टोटल कैपिटल कितना आ गया, 8 लाख रुपया। रिपीट, एक्स के हाथ में टोटल कैपिटल कब, 1420 को कब आ गया, 1420 के दिन 8 लाख रुपया आ गया ना। 3 लाख तो उसका कैपिटल बचा हुआ और 5 लाख रुपया उसकी वाइफ यानी स्पाउस ने एसेट गिफ्ट किया। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 4 लाख रुपीज। आई रिपीट, 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट इसने अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर 2021। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि वाइफ का कदम पड़ते उसका लाइफ चेंज हो गया। तो वाइफ कैपिटल कंट्रीब्यूट की तो लॉस से वो सीधा प्रॉफिट में आ गया 4 लाख रुपया। ठीक है, ये खाली सम बनाने के लिए, एक्चुअल लाइफ में कुछ और ही होता है। Do not take me seriously, I'm just joking. Compute the amount to be clubbed in the hands of Mrs. X for the assessment year 21-22। तो यहाँ पे क्या होता है, 20-21 क्या हो गया, प्रीवियस ईयर क्या है, 20-21 क्या है, प्रीवियस ईयर। आपको असेसमेंट ईयर 21-22 में आपको क्लबिंग प्रोविजंस देखना है कि क्लबिंग कैसे होगा। इफ मिसेज एक्स गेव द अमाउंट एज लोन, व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी क्लब्ड, ये दूसरा पार्ट पूछा है। अगर अब मैं अभी किसी का क्वेश्चन नहीं देख रहा, ठीक है, अभी पूरी क्लास चल रही है। मैं जब आपको बोलूंगा क्वेश्चन तभी आप पूछना प्लीज। अभी पूरा क्लास पे कंसंट्रेट करो, पूरा क्लास में कंसंट्रेट करो, अभी कुछ भी मत बोलो। ठीक है, पूरा क्लास में कंसंट्रेट करो, अभी कुछ भी मत बोलो, जस्ट लेट मी कंप्लीट, देन मैं सारा क्वेरीज आप लोग का लूंगा। ठीक है, तो कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिसेज एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। यहाँ पे वाइफ के वजह से क्लबिंग, मतलब वाइफ के हाथ में क्या क्लबिंग होगा मुझे बताइए। आपके दिमाग में मैथमेटिक्स घूम रहा होगा कि प्रॉफिट कमाया गया 4 लाख, प्रॉफिट कमाया गया 4 लाख, तो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 लाख में से करना है। ठीक है, बिजनेस तो 4 लाख कमाया, अभी जो 4 लाख प्रॉफिट कमाया है इसमें वाइफ का कितना कंट्रीब्यूशन था, ये मैंने आपको बोला था कैपिटल रेशियो देखना पड़ेगा, वो भी कब का, 1 अप्रैल का। तो 2021 में 1 अप्रैल 20 को आपको रेशियो देखना पड़ेगा। टोटल कैपिटल कितना था, 8 लाख, वाइफ का कंट्रीब्यूशन कितना था, 5 lakhs। तो बस हो गया। तो 4 में से आपको 5/8, आई रिपीट 4 में से आपको 5/8, 4 लाख को आप 5/8 करके करिए तो आपको मिल गया रफली 2.5 लाख रुपीज क्लब हो जाएगा। 2.5 लाख रुपीज क्लब हो जाएगा, 2.5 लाख रुपीज क्लब हो जाएगा इन दी हैंड्स ऑफ दी वाइफ। यही आंसर है। ठीक है, ये वर्किंग्स ऑलरेडी या समझाई हुई है, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, मैंने उसको नेट डिस्कशन में कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सन। ठीक है, सॉरी नॉट सन, टू वाइफ। इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे पूरा एग्जाम टाइप सम्स होगा। अभी तो हर एक सेक्शन का हम लोग इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे एग्जाम टाइप सम्स टेक ओवर करेंगे, तो ऑल कॉन्सेप्ट विल कम अगेन। ठीक है, अब इसमें मैं एक ट्विस्ट आपसे पूछूं, अगर आप बता पाओगे तो, सर यहां पे गिफ्ट दिया गया 1420 को, अगर ये 1 मई होता, अगर ये 1 मई होता, पता है पूरा आंसर चेंज हो जाता था। अगर ये 1 मई को गिफ्ट करता, बिकॉज सर हमको क्या देखना है, ओपनिंग कैपिटल देखना है। ओपनिंग कैपिटल मतलब 1st डे ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट इज 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल में तो कैपिटल 3 लाख ही होता, 1 अप्रैल में तो कैपिटल 3 लाख ही होता। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कोई फर्दर इन्फ्यूजन नहीं हुआ कैपिटल से, और तो प्रॉफिट अगर 4 लाख होता, जितना भी प्रॉफिट होता तो क्लबिंग नहीं होता, बिकॉज यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड ऑन 1 मई, वाइफ ने 1 मई को दिया है। तो ये कैपिटल रेशियो जो लगेगा ना क्लबिंग के लिए, ये 1 अप्रैल वाला लगेगा। तो 1 अप्रैल में तो चेंज नहीं हुआ है, तो क्लबिंग इस केस में नहीं होता। यही एक ट्विस्टेड सम है जो मैं आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आई विल टीच यू। ओके, आई विल टेक दिस practice question with you. Okay, next ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सन्स वाइफ, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर मैं सन्स वाइफ को दे रहा हूं दैट इज 64,160, देखिए 246 सीधा लाइन से है, इवन में चल रहा है। अगर एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल टू हिज और हर सन्स वाइफ, मतलब मदर भी अगर अपने सन वाइफ को दे रही है, फादर भी अपने सन वाइफ को दे रहे, तो भी क्लबिंग हो जाएगा विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, एंड द इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। इसमें कोई भी डाउट नहीं है।
द रिलेशनशिप ऑफ फादर इन लॉ मदर इन लॉ एग्जिस्ट, सेम फंडा कि रिलेशन जो होना है वो ट्रांसफर ऑफ इनकम के समय भी होना चाहिए और ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के समय भी होना चाहिए और इनकम के समय भी एक्रू होना, इनकम एक्रूवल के समय भी रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट है किसी भी अदर पर्सन को आप अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए या सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए अगर ट्रांसफर करो, दैट इज 6416 आई मीन 7 एंड 6418 लास्ट का इनडायरेक्ट प्रोविजन हो जाएगा। किसी भी पर्सन को मैंने, कोई भी इंडिविजुअल ने किसी भी पर्सन को या एओपी को विदाउट या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दिया है एसेट, then income arising from such asset shall be clubbed in the hands of the transfer to the extent benefit is arising to spouse या sons wife, या तो स्पाउस को है या तो sons wife को है, ठीक है। to the extent the benefit is arising to spouse या sons wife. So this is how you will make this section very simple and I hope you understood this section, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे आप इसको, माइनर चाइल्ड का इनकम, दैट इज 64(1)(a). 64(1)(a) ऑल इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड। सबसे पहले समझो ऑल इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड। रूल क्या है, माइनर चाइल्ड का सारा इनकम क्लब होगा, माइनर चाइल्ड का सारा इनकम क्लब होगा। ऑल इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड इज, और वो भी किसके हाथ में, उस पेरेंट के हाथ में जिनका अदर इनकम मतलब इनकम अदर देन माइनर चाइल्ड इनकम इज हायर, मतलब जिनका अदर इनकम अदर देन, बेसिकली टोटल इनकम अदर देन क्लबिंग इनकम। ये भी इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने करेंगे, ये जो हायर होगा वही अपने इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड क्लब करेंगे। नाउ इन दिस केस पेरेंट्स मैरिज अगर सबसिस्ट नहीं हुआ एट द टाइम ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, तो उस पेरेंट के हाथ में क्लब करना जो उसका लीगल गार्जियन है। होता है ना कि उस समय अगर पेरेंट्स का रिलेशनशिप आपस में नहीं है, हस्बैंड वाइफ का, तो माइनर चाइल्ड का जो लीगल गार्जियन है एज पर द कोर्ट डायरेक्टिव, वो गार्जियन के हाथ में वो इनकम क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। तो इन द हैंड्स ऑफ, इफ द मैरिज डज नॉट सब्सिस्ट एट द टाइम ऑफ इनकम ऑफ द माइनर चाइल्ड, इट विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट हु इज मेंटेनिंग द चाइल्ड इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। जो उसका लीगल गार्जियन है उस समय, वही उसका क्लबिंग सहेगा, उसको एग्जम्पशन भी मिल जाएगा। अभी अपने आएंगे सर कौन कौन सा केसेस में माइनर चाइल्ड, सर अगर कोई केबीसी में जाता है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं अपना ओन स्किल से, स्पेलिंग कंपटीशन जीतना, कोई डांस कंपटीशन जीतना, इंडियन आइडल, जूनियर इंडियन आइडल बनना, वहाँ पे उन्हें जो चेक्स मिलते हैं, प्राइजेस मिलते हैं, वहाँ पे वो अपने मेहनत से, स्किल से, टैलेंट से, एक्सपीरियंस से वो पूरा का पूरा इनकम अर्न करता है, तो क्या उस केस में भी आप माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब करेंगे? द आंसर इज क्लियर नो, द आंसर इज क्लियर नो। अब इसमें क्वेश्चन आता है लॉटरी इनकम, माइनर चाइल्ड ने लॉटरी जीता, तो क्या उसमें उसका कोई एक्सपीरियंस है, क्या उसमें कोई उसका नॉलेज है? सर लॉटरी इनकम है, तो वो क्लब हो जाएगा, आई होप यू नो दिस, वो क्लब हो जाएगा। लेकिन कोई स्पेलिंग कंपटीशन, डांस, कोई भी तरीके का टैलेंट है उसके अंदर, जो एक स्किल है, उसको अप्लाई करके अगर उसने कोई इनकम कमाया, तो वो खाली माइनर चाइल्ड का ही इनकम माना जाएगा, बाकी पेरेंट्स के हाथ में वो क्लब नहीं होगा। एंड अगर वो कोई डिसेबल्ड है माइनर, एज स्पेसिफाइड अंडर 80U जो अपने डिडक्शन चैप्टर में पढ़े थे, जिसमें एलिजिबल एससीसी को एलिजिबल एससीसी को उसमें डिडक्शन मिलता है, जो डिसेबल्ड है या सीवियरली डिसेबल्ड है, तो उसको माइनर को इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लबिंग नहीं करेंगे, उसका इनकम उसी के हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया माइनर चाइल्ड। अब इसमें अपने पढ़े कि अगेन सेम, एक बार अगर एक इनकम either of the parent के हाथ में क्लब हो जाता है, it will continue to be clubbed in the hands of that parent only in the succeeding year. However, the AO may club the minor's income in the hands of the other parent if there's a reasonable opportunity of being heard, if they are satisfied that it is necessary to do so. एक बार अगर क्लब हो गया तो उसी के हाथ में क्लब होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिशन में भी हम लोग पढ़ेंगे, अगर माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब हो रहा है मेरे हाथ में, तो अप टू रुपीज 1500 अंडर सेक्शन 1032, मैक्सिमम 1500, ठीक है। उससे आप ये मत सोचना कि क्लबिंग उससे कम हुआ तो आप 1500 का फिक्स्ड एग्जामिशन दोगे। इट्स लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस वी टॉट इन सैलरी, तो एग्जामिशन अप टू रुपीज 1500 पर चाइल्ड, पर मंथ नहीं है, पर एनम है, पर चाइल्ड, इसमें कोई लिमिट नहीं है। अगर 5 बच्चों का इनकम आप में क्लब हो रहा है, तो आपको 5 × 1500 का एग्जामिशन मिल जाएगा, अगर 1500 से ज़्यादा का इनकम है तो। इज अलाउड टू द पेरेंट जिसके हाथ में ये क्लब हो रहा है। दिस सेक्शन ऑल्सो अप्लाइज टू माइनर मैरिड डॉटर। अगर माइनर चाइल्ड में सब लोग कवर हो जाते हैं, इवन मैरिड डॉटर भी कवर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इनकम ऑफ माइनर कैन बी क्लब्ड ओनली टिल ही इज माइनर। जैसे वो मेजर हो जाता है ना, उसका कोई इनकम मेरा नहीं माना जाता।
लॉ सोचता है कि भैया जब तक बच्चे छोटे रहते हैं, माइनर रहते हैं, तब तक ही वो पेरेंट्स के कंट्रोल में रहते हैं। उसके बाद तो वो अपना भैया रास्ता ले लेते हैं और उनको जो करना है वो लोग वही करते हैं, राइट। मैं तो यही बोला, आप लोग भी तो छोटे 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 बच्चे हो। जब आप क्लास 5 6 या 7 8 9 10 में थे, तब तक मम्मी पापा जो बोलते थे, यू वर ममाज बॉय और यू वर पापाज बॉय। बट उसके बाद जैसे ही क्लास 12 पास की, आप लोग सीधा एकदम होते ना राजधानी एक्सप्रेस जैसे वो बन गए, और जू करके एकदम जो मन में होता है ना कि हाँ बस ठीक है, हाथी का खंडाला, जो हमें करना है वो हम करेंगे। और वही इसी तरीके से लॉ भी बनाया गया, यही सोच के लॉ भी बनाया गया, ठीक है। तो इनकम ऑफ माइनर कैन बी क्लब्ड ओनली टिल हिज माइनर। सपोज अभिषेक बर्थडे फॉल्स ऑन 30th जून, उसका बर्थडे मान लीजिए 30 जून को आता है, और 30th जून इज बर्थ डेट वॉज 30th जून 2020, इनकम विल बी क्लब्ड टिल 29 जून। मतलब बीच में अगर वो माइनर से मेजर हो गया, तो जिस दिन बर्थडे आया उसके एक दिन पहले तक उसका इनकम क्लब होगा, उसके बाद का इनकम क्लब नहीं होगा। दिस वॉज वेरी सिंपल। चलिए सर, एक बार अच्छा इलस्ट्रेशन कराइए सर, हम लोग को मज़ा आएगा तभी जब आप हम लोग को अच्छा इलस्ट्रेशन करेंगे। अब अगेन लेट मी टेल यू गाइस, बस ये चैप्टर खत्म हो गया, ये चैप्टर खत्म। लेट मी टेल यू वन थिंग गाइस, अगर मैं आपको क्लबिंग का सम कराऊंगा ना, तो वहाँ पे अदर सोर्सेज, अदर हेड्स भी आएंगे, ठीक है। क्लबिंग क्या कॉन्सेंट्रेट करता है कि वो सारे हेड्स को मिलाते हुए लेके चलता है, राइट। एंड दैट इज वाई ये चैप्टर लास्ट में पढ़ाया जाता है। सो यू कैन नॉट से दैट कि सर क्लबिंग कर रहे हैं तो बाकी हेड्स नहीं आएगा। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सब क्या है, आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो चलिए एक इलस्ट्रेशन करते हैं, इस इलस्ट्रेशन का आंसर भी है, इलस्ट्रेशन पढ़ते पढ़ते डिस्कशन भी करते हैं। आंसर आप अपने आप घर पे देख सकते हो, दिस विल सेव आवर टाइम। कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेज ए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ए और मिसेज ए मतलब स्पाउस का इनकम, हस्बैंड और वाइफ का इनकम निकालना। मैं हस्बैंड वाइफ बोल रहा हूँ, ठीक है। सैलरी इनकम कंप्यूटेड, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड कंप्यूटेड। कंप्यूटेड मतलब निकाल के दिया, आपको कुछ फर्दर निकालना नहीं। यू डू नॉट हैव टू एडजस्ट, यू डू नॉट हैव टू रिड्यूस, प्लस माइनस एनीथिंग फ्रॉम दिस इनकम। तो मिसेज ए का सैलरी इनकम है 2,30,000। आई रिपीट, मिसेज ए का सैलरी इनकम है 2,30,000, ठीक है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए, मिस्टर ए का जो प्रोफेशनल इनकम है, पीजीबीपी इनकम है, वो है 3,90,000। ओ माय गॉड, कुछ याद आ रहा है आपको सर? याद रखिएगा, स्पाउस में किसका इनकम ज्यादा है, हस्बैंड का कि वाइफ का? हस्बैंड का ज्यादा है 3,90,000। वाइफ का कितना है 2,30,000। वाइफ का कितना है 2,30,000। सो इन दिस केस इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। सर ये कंपनी डिपॉजिट क्या? माइनर सन ने कोई कंपनी में डिपॉजिट किया, माइनर सन को उससे कोई इनकम आया। अरे भैया, माइनर चाइल्ड का जो भी इनकम है सब क्या करना है भाई, क्लब होगा। अब ये जो 15,000 है, मुझे बताइए आप किसके हाथ में क्लब करेंगे? ये जो 15,000 है, ये आप किसके हाथ में क्लब करेंगे, मुझे बताइए। ये 15,000 आप उस पेरेंट के हाथ में क्लब करेंगे जिनका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग द क्लबिंग ऑन द 40 64, आई मीन एक्सक्लूडिंग द माइनर चाइल्ड इनकम इज हायर। तो हायर तो भैया एक है 3,90,000। तो ये 15,000 आप क्या करोगे, ये 15,000 आप क्या करोगे, मिस्टर ए के हाथ में क्लब करोगे। ये 15,000 आप क्या करोगे, मिस्टर ए के हाथ में क्लब करोगे। अब ध्यान रखिए, ये बी है, एक माइनर चाइल्ड है, तो आप 1,500 का एग्जेम्पशन देना मत भूलना इसमें। 1,500 का एग्जेम्पशन देना मत भूलना इसमें, प्लीज। दिस आर सिंपल थिंग्स। 1,500 का एग्जेम्पशन मतलब 15,000 में से 1,500 माइनस करेंगे, कितना आएगा 13,500। क्या आएगा 13,500 विल बी एक्चुअली टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ ए। ए का 13,500 से इनकम बढ़ेगा, 1,500 का एग्जेम्पशन दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, ओ माय गॉड, स्पेशल टैलेंट है, ओन स्किल है, तो यहाँ क्लबिंग नहीं होगा, ये बिल्कुल भी क्लब नहीं होगा। ये माइनर डॉटर सी के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल। बट आपसे तो पूछा नहीं ना माइनर डॉटर सी, बट आप नीचे स्टेप्स में नोट्स टू रिमेंबर में यू हैव टू राइट दैट माइनर डॉटर सी इज इनकम विल नॉट बी क्लब बिकॉज दैट इनकम इज अराइजिंग ऑफ फ्रॉम अ स्पेशल ओन टैलेंट। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाई सी, ध्यान से सुनना, सी आ गया मतलब बाई सी, मतलब सी को बैंक से इंटरेस्ट मिला ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी ये बहुत क्वेरी आता है स्टूडेंट्स का। सर ध्यान से सुनो, स्पेशल टैलेंट से इनकम आया कितना 32,000। अब सी ने क्या किया, उसको बैंक में रखा, बैंक ने बैंक के डिपॉजिट्स में रखा। दिस डिपॉजिट वाज मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट।
कंफ्यूज कर दिया आपको कि जो स्पेशल टैलेंट से इनकम आया उस इनकम को मैंने बैंक में रखा, बैंक ने मेरे को उस पर ब्याज दिया, इंटरेस्ट का ब्याज दिया 3,000। आप सोचेंगे ये तो सारा इनकम स्पेशल टैलेंट से क्लब होगा, नहीं। तो गाइज ये 3,000 क्या उसके टैलेंट के वजह से है? क्या ये 3,000 उसके टैलेंट के वजह से? नहीं, ये तो बैंक इंटरेस्ट है। टैलेंट के वजह से तो 32,000 था, वो आप क्लब नहीं करेंगे, बट ये जो 3,000 है इसको तो आपको क्लब करना पड़ेगा। क्यों क्लब करना पड़ेगा? बिकॉज ये इंटरेस्ट इनकम है। दिस इज व्हाट? इंटरेस्ट इनकम। एंड दिस इंटरेस्ट इनकम ऑल इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड बोला है बॉयस। ये स्पेशल टैलेंट का इनकम नहीं है, तो डिपॉजिट मनी से इन्वेस्ट किया, वो बात अलग है। वो भी उसके पापा मदर नहीं किया होगा। और वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? जो पापा मम्मी जिनका भी इनकम ज्यादा है, एग्रेसिव प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स, दैट इज वाई वो ज्यादा होगा। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन 1,500 एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। यस देना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी चाइल्ड है ये। बी के लिए हम अलग दिए थे, सी के लिए अलग दिए थे। तो 1,500 का एग्जेम्पशन दे के आप 1,500 क्या करेंगे? टैक्सेबल कर देंगे। गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी, अगेन ध्यान से सी का ही बात कर रहा है, ध्यान से माइनर डॉटर का ही बात चल रहा है। ऑन 30th सितंबर फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसेज ए। ध्यान से, मिस सी कौन है? उसकी बेटी है, उसकी बेटी है। किसकी बेटी है? मिसेज ए की बेटी है, क्योंकि यार डॉटर लिखा है या डॉटर लिखा है। तो फ्रेंड ऑफ माई मदर, क्या वो रिलेटिव है? द आंसर इज नो। तो सर गिफ्ट जो है 30th सितंबर को सी से मिला है, ये भी क्लब होना चाहिए। लेकिन गाइस कुछ याद है? अदर सोर्सेज में हम लोग ने पढ़ा था, मैंने आपको बोला क्लबिंग में अदर हेड्स नहीं भूलना है आपको, बाकी सारा हेड्स टैक्ट रहेगा, वैसे ही रहेगा। सर ये 2500 तो लेस देन 50,000 है ना। आई रिपीट, ये 2500 तो लेस देन 50,000 है ना एग्रीगेट कैश गिफ्ट। तो ये टैक्सेबल ही नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा? टैक्सेबल ही नहीं होगा। दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर 56(2)(10), ये अपने पढ़े थे, बिकॉज इट इज लेस देन 50,000। बस हो गया खत्म। यही अपने को पढ़ना था। आपको ग्रॉस टोटल इनकम ए और एक मिसेज ए का निकालना था। हमने सॉरी, आपको किसका निकालना था? ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ, ए और मिसेज ए का निकालना था। तो मिसेज ए का तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, सीधा 2,30,000 सैलरी इनकम कंप्यूटेड बोला है, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन मत बोलना। तो 2,30,000 विल बी द स्ट्रेट अवे इनकम। 3,90,000 जो है वो है बिजनेस इनकम। 3,90,000 में से आपको पहले माइनर सन बी का 15,000, उसमें से आप 1,500 क्या करोगे? एग्जेम्पशन दोगे, 13,500 निकाल लोगे। माइनर डॉटर सी जो है उसमें स्पेशल टैलेंट से जो इनकम है वो क्लब नहीं होगा, वो मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक जो है वो क्लब हो जाएगा। गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है, ये मैंने आपको बताया, ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन आपको एग्जेम्पशन भी तो देना पड़ेगा ना, आपको तो एग्जेम्पशन भी देना पड़ेगा। तो 3,000 में से आपने 1,500 माइनस करके आप यहाँ पे 1,500 नेट टैक्सेबल कर दिए बिकॉज ऑफ सी। तो 13,500 प्लस 1,500 कितना हुआ? नेट हो गया 15,000 प्लस 3,90,000 हो गया 4,05,000। ये हो गया ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। मिसेज ए के लिए पूरा जो सैलरी इनकम था वही क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन था माइनर चाइल्ड के ऊपर। आगे बहुत सारा सम्स है जो अपने करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से। अब लास्ट टॉपिक में आ जाते हैं क्लबिंग का, विच इज बेसिकली नॉट प्रोवाइडेड इन द लॉ एज सच, बट इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत अच्छा जजमेंट है, दैट इज केशव जी मुरारजी देसाई। तो उसी को बेसिकली अपने यहाँ पे लेकर चलेंगे। देखिए क्या होता है ना कि जब लॉ बनता है तो सबसे पहले वो उसको तोड़ने का सोचा जाता है, लॉ मेकर्स नहीं सोचते हैं। लॉ मेकर तो एक ऑब्जेक्टिव लेके लॉ बनाते हैं, but the persons who want to avoid tax or the persons who want to evade tax, they do somehow some tax planning, and that tax planning get recognized so much, famous so much, that even that comes in the eyes of the income tax department और lawmakers की बॉस ये लॉ बनाते तो वक्त हम तो ये सोचे ही नहीं थे। तो इसके ऊपर कोर्ट के जजमेंट्स आ जाते हैं और कोर्ट क्या करता है? लिटरली इंटरप्रेट करता है लॉ को, एंड अकॉर्डिंगली वो क्या करता है? जजमेंट्स दे देता है। तो जजमेंट्स प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं, एंड वो प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस ऑफ द बाय द एसएससी। एंड अगेन आपको वो केस लॉज क्या एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो कुछ कुछ केस लॉज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जो इंटर लेवल पे है, एंड आपको पता भी चलेगा मैं ज़्यादा केस लॉज का नाम भी नहीं लिया। तो इन दैट केस आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से समझिए। क्रॉस ट्रांसफर, ठीक है। देखिए मैं अपने स्पाउस को ट्रांसफर करूंगा, अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करूंगा तो प्रॉब्लम है, बट अगर मैं अपने ब्रदर के वाइफ को यानी मेरी भाभी को ट्रांसफर करता हूँ या मैं अपने ब्रदर के माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर करता हूँ तो कोई क्लबिंग लगेगा ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपने ब्रदर की वाइफ को ट्रांसफर करता हूँ और मेरा ब्रदर मेरी वाइफ को ट्रांसफर करता है। तो हमारा जो असेट जाना था, हमारा जो इनकम ट्रांसफर होना था वो हो गया, हमारा भी हो गया, उसका भी हो गया। इट्स लाइक स्वैप, इट्स लाइक स्वैप।
हम डायरेक्ट नहीं कर रहे बट हम इनडायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रदर को ट्रांसफर कर रहे हैं और ब्रदर मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम ब्रदर की वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं, ब्रदर मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट इफ अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज कॉन्स्टिट्यूटेड सच दैट इट इज अ वे ऑफ सर्कमवेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ क्लबिंग एंड सर्कमवेंटिंग द प्रोविजंस ऑफ circumventing the provisions of clubbing, and a measure has been taken to avoiding tax by transferring properties or by transferring assets to each other's spouses where it is कनेक्टेड टू ईच अदर। आज मान लो ऐसा नहीं है कि मैंने आज अपने ब्रदर की वाइफ को ट्रांसफर किया तो 5 साल बाद मेरे ब्रदर ने मेरी वाइफ को ट्रांसफर किया, वो कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड मतलब वो साथ में अगर हो रहा है, एक साथ हो रहा है, तो डेफिनेटली दैट्स अ टैक्स अवॉइडेंस। एंड ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट केशव जी मोरारजी देसाई में बोला कि दिस इज डेफिनेटली लायबल टू क्लबिंग और इसमें क्लबिंग प्रोविजन लगेगा। मतलब क्या, मेरे ब्रदर की वाइफ को जो भी इनकम आया वो मेरे ब्रदर के ऊपर टैक्स लगेगा, इनकम क्लब हो जाएगा, और मेरी वाइफ के हाथ में जो भी इनकम आया वो मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। दैट्स वेरी सिंपल। इसमें एक चीज़ आप और याद रखिएगा, देखिए क्योंकि रिवीजन क्लास से बता रहा हूँ आपसे, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ एक अपलिफ्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग ऑल दिस एग्जाम्पल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दी चैप्टर इन एडवांस। मान लीजिए मैं अपने ब्रदर की वाइफ को 5 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किया, मेरे ब्रदर ने मेरी वाइफ को 6 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किया। क्लबिंग कितना पे होगा, 5 लाख पे होगा कि 6 लाख पे होगा? आई रिपीट, क्लबिंग कितना पे होगा, 5 लाख जो मैंने ट्रांसफ़र किया ब्रदर की वाइफ को, कि ब्रदर ने जो मेरी वाइफ को 6 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किया। सर क्लबिंग ओनली कॉमन अमाउंट पे होता है। किस पे होता है? कॉमन अमाउंट पे। 5 लाख पे क्लबिंग होगा, हो सकता, क्योंकि वो 6 लाख है, उस क्लबिंग कभी भी डिफरेंट नहीं हो सकता ना, इट हैज़ टू बी ऑन कॉमन अमाउंट बिकॉज दैट इज इंटरकनेक्टेड। 1 लाख हो सकता है कुछ अदर कंसिडरेशन हो, उस पर क्लबिंग नहीं हो सकता, बट कॉमन पॉइंट पे क्लबिंग हो सकता है बिकॉज बोथ केसेस में। बिकॉज अगर मैं 5 लाख पे मेरा 5 लाख दिया हुआ है तो उसका तो 5 लाख ही मानेंगे। वो अगर 6 लाख दे रहा है तो वो 6 लाख पे आप ये डाउट नहीं रेस कर सकते कि वो क्लबिंग के दायरे में आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर ही देखें, पूरा एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन है, छोटा सा नॉर्मल सा एक्सप्लेनेशन है। क्रॉस ट्रांसफर, income from transferred asset would be assessed in the hands of the deemed transferor if the transfers are so intimately connected so as to form part of a single transaction and each transfer constitutes consideration for the other। हर एक ट्रांसफर एक दूसरे का कंसिडरेशन माना जाएगा। मतलब मैंने अपने ब्रदर वाइफ को दिया तो मुझे क्या मिला कंसिडरेशन, मेरी वाइफ को मिला। मेरे ब्रदर को मेरे से मिला तो उनको क्या मिला कंसिडरेशन, उनकी वाइफ को मिला। आई होप यू अंडरस्टूड। एक ट्रांसफर किया तो कंसिडरेशन कहीं और से आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ CIT वर्सेस केशव जी मोरारजी ऑब्जर्व दैट इफ 2 transactions interconnected and 2 parts of the same transaction in such a way that it can be said that a circuitous method was adopted as a device to evade tax, the implication of the clubbing provision will be definitely be applicable। ये इलस्ट्रेशन बहुत पॉपुलर है गाइस, ये इलस्ट्रेशन बहुत पॉपुलर है, ये प्लीज़ अपने आप पढ़ लेना। जो मैंने आपको बोला इलस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि वासुदेवन, मिस्टर वासुदेवन, यही इंस्टीट्यूट के मैट में है एक लौता एग्जाम्पल, और यही बार बार आता है अगर आता है तो। वासुदेवन, मिस्टर वासुदेवन ने 6 लाख रुपीज़ ब्रदर वाइफ को दिया है, 6 लाख रुपीज़ अपने ब्रदर वाइफ को दिया है, और 12 जुलाई को उनके ब्रदर ने 5 लाख रुपया वासुदेवन वाइफ को दिया है। तो मैंने अभी आपको यही एग्जांपल दिया था, कॉमन क्लबिंग होगा 5 लाख रुपये में, ये याद रखिएगा। गिफ्टेड अमाउंट्स FD में इन्वेस्ट किया गया बाई बोथ मिसेस वासुदेवन, मतलब वासुदेवन की वाइफ, और ब्रदर वाइफ, वासुदेवन्स ब्रदर वाइफ। तो ये अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या जो भी अलग अलग डेट पे हुआ, दोनों के हाथ में जो इनकम आ रहा है रिस्पेक्टिव अपने पतियों के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। पतियों समझ गए, वासुदेवन वाइफ, वासुदेवन के हाथ टैक्स होगा, वासुदेवन ब्रदर्स वाइफ, वासुदेवन ब्रदर के हाथ में टैक्स होगा। यही बोलता है केशव जी मोरारजी। यू कैन सी दिस एग्जांपल, ये 5 लाख के ऊपर क्लबिंग होगा, ये 5 लाख के ऊपर होगा। द इंटरेस्ट इनकम ऑन द एंटायर FD ऑफ 6 लाख सिंस द क्रॉस ट्रांसफर इज ओनली ऑन द एक्सटेंड ऑफ, पूरा के पूरा पे क्लबिंग नहीं होगा, खाली 5 लाख कॉमन अमाउंट पे क्लबिंग होगा। गाइज ये एंड होता है 64(1) का। अब इसके बाद 2 चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो एग्जाम में आता है वो ये है कि भैया सुख में हम तुम्हारे साथ हैं तो दुख में भी हम तुम्हारे साथ हैं। होता है ना, आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो वैसे ही मैं बोलता हूँ कि क्लबिंग बोलता है कि अगर हम किसी का इनकम ले रहे हैं तो हम उसका लॉस भी लेंगे। आपने अपनी वाइफ को कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया उनके बिजनेस में, आपकी वाइफ को उस बिजनेस में लॉस हो रहा है तो लॉस का भी आपके ऊपर क्लबिंग होगा। प्रॉफिट्स तो क्लब किए और लॉस भी क्लब करेंगे। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। तो इनकम इंक्लूड्स लॉस,
इनकम इंक्लूड्स लॉस, क्लबिंग ऑफ लॉसेस भी होता है, क्लबिंग ऑफ लॉसेस भी होता है। इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर्ड, अगर वो एसेट से लॉस हो रहा है किसी को तो वो भी आपके हाथ में क्लब होगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो as per explanation 2 to section 64, income includes loss, therefore clubbing provisions would be attracted in all the above case even if there is a loss and not income। तो वहां पे आपको लॉस ऐड करना पड़ेगा, इनकम आप ऐड नहीं करेंगे अगर लॉस है तो। और लास्ट में सेक्शन 64(2) एक बहुत सिंपल सा थ्योरी बोलता है, मान लीजिए आपका एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, आपका एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, वो आपने एचयूएफ का प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया। मतलब मान लीजिए आपका इंडिविजुअल प्रॉपर्टी फैमिली प्रॉपर्टी बन गया, एचयूएफ मतलब फैमिली, आप इंडिविजुअल हो, आप अब क्या किए उस एचयूएफ में डाल के उस प्रॉपर्टी को शेयर कर दिए। अब उस एचयूएफ में मान लीजिए आपकी स्पाउस भी है, देखिए कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, आपकी स्पाउस भी है इस एचयूएफ में। तो मान लेंगे कि आपने जो इंडिविजुअल ने एचयूएफ को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, और मान लीजिए वो एचयूएफ का जो इनकम आ रहा है उस प्रॉपर्टी से जो इंडिविजुअल ने ट्रांसफर किया है, तो वो किसका इनकम मान लेंगे? स्पाउस का इनकम मान लेंगे। किसका इनकम मान लेंगे? स्पाउस का इनकम मान लेंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, where individual assets transfer assets to HUF without adequate consideration, then the income from such asset is included in the total income of such individual। ये क्लबिंग हो जाएगा किसके हाथ में? इंडिविजुअल का इनकम मान लेंगे। However, अगर सब्सिक्वेंटली बाद में HUF का पार्टीशन होता है, ध्यान से सुनिए प्लीज सर, अगर मैंने HUF को ट्रांसफर कर दिया तो वो इनकम जो HUF को हो रहा है वो मेरा इनकम माना जाएगा। सिंपल, ये तो क्लियर हो गया आपको। अब मान लीजिए एक्चुअल में वो असेट HUF के पास था, अब HUF ने क्या कर दिया, पार्टीशन में वो असेट किसको दे दिया? स्पाउस को दे दिया। आई रिपीट, ये प्लैक्स प्लानिंग आप कर सकते थे, आप कन्वर्ट किए HUF में, HUF ने पार्टीशन करके क्या कर दिया? स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया। नाउ इफ सब्सिक्वेंटली HUF इज पार्टीशनड, इनकम रिसीव्ड बाय द स्पाउस ऑफ सच इंडिविजुअल फ्रॉम द गिफ्टेड असेट, अब वो स्पाउस को उस गिफ्टेड असेट से अगर कोई इनकम आ रहा है तो वो इनकम भी किसके हाथ में क्लब होगा? उस इंडिविजुअल के हाथ में क्लब होगा। तो बात बड़ी सिंपल है। फर्स्ट स्टेप, property got converted into HUF's property, that income will be clubbed in the hands of the individual। Step 2, if partition is made from the HUF total or partial, whatever income coming in the hands of the spouse, मतलब spouse का कोई भी connection उस gifted asset से आया ना, that gifted asset is made by whom? The individual। तो आप क्लब क्या कर दोगे? इंडिविजुअल के हाथ में क्लब कर दोगे। देखिए अगर आप दिमाग से लगाओ के सोचोगे तो यहाँ पे हर चीज एक आ रहा है कि मैं ट्रांसफर किया कोई भी इनकम या एसेट, तो एस इनकम जो है ना वो इसका क्लबिंग कर दो अगर एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है तो। दिस इज द होल लॉजिक ऑफ दिस चैप्टर। ताकि इनको जो आपने ट्रांसफर किया आप क्यों करेंगे? ताकि इनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको मिल जाए और कैपिटल जो टैक्स है वो कम आपके, बिकॉज आपका इनकम ज्यादा होगा तो आपकी भी टैक्स लाइबिलिटी विल इंक्रीज। बट आप क्या चाहते हो कि इनका आपको लोअर से स्टार्ट हो, बिकॉज अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%। बट आपके हाथ में इनकम और बढ़ता रहेगा तो योर 30% स्लैब विल इंक्रीज, राइट? तो टैक्स लाइबिलिटी विल स्ट्रेट अवे इंक्रीज इन योर केस। बट इफ यू आर डाइवर्टिंग योर इनकम टू योर स्पाउस, इन दैट केस इट विल बी लायबल टू टैक्स। मतलब क्लबिंग क्या करेगा? आपके हाथ में वो इनकम को क्लब कर देगा। आप एक थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना गाइस, गिफ्ट अपने बोलते हैं 56(2)(10) में, याद रखिएगा 56(2)(10) में अपने बोलते हैं कि गिफ्ट अगर मैं अपने रिलेटिव से लेता हूं तो वो क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, टैक्सेबल नहीं होता। आई रिपीट, गिफ्ट जो रिलेटिव से लेते हैं वो क्या होता है? टैक्सेबल नहीं। और रिलेटिव में स्पाउस भी आ जाती है। नाउ स्पाउस से अगर मैं गिफ्ट ले रहा हूं, स्पाउस से अगर मैं गिफ्ट ले रहा हूं, मतलब माय स्पाउस इज ट्रांसफरिंग एसेट टू मी, गिफ्ट है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। उस असेट से यार मैं असेट अपने पास थोड़ी ना रखूंगा, अदर सोर्सेस तो नहीं लगाया, बट मान लीजिए मैं फर्दर अगर ट्रांसफर करके कोई भी इनकम किया तो आप इन अ वे सोचिए क्लबिंग लग रहा है, क्लबिंग लग जाएगा। बिकॉज यहाँ क्लबिंग में बोलता है कि असेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लबिंग विल बी एप्लीकेबल। तो इन अ वे जो 56(2)(10) है ना, बहुत हद तक डाइल्यूट हो जाता है इन अ सिचुएशन वेयर द असेट इज गिफ्टेड बाय स्पाउस। ठीक है, क्लबिंग आ जाता है। देखिए बहुत बड़ा चीज मैंने बोला है, आप हो सकता है आप नहीं समझोगे, बट डू नॉट वरी, दिस इज समथिंग ह्यूज जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, मैं
इन अ वे आपको ये बता रहा था कि अदर सोर्सेज और क्लबिंग के बीच में भी कुछ कनेक्शन है, क्योंकि अदर सोर्सेज में जब अपने पढ़े थे रिलेटिव वाला एग्जांपल, तो रिलेटिव में स्पाउस भी कवर्ड है, और क्लबिंग में भी स्पाउस के हाथ में ही क्लबिंग, स्पाउस वाले एसेट्स ट्रांसफर में ही क्लबिंग होता है। सो बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर। एनीवेज ये कुछ एडवांस लेवल का डिस्कशन था जो अपने फाइनल लेवल पे करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर गाइस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, ठीक है। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपको एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी आप प्लीज घर पे करना। हाँ, ये सेकंड वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए। अ प्रोप्राइटरी बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय श्रीमती रानी इन द ईयर 17। यही मैं बोल रहा था कि मैं आपको कुछ ट्विस्ट करके प्रैक्टिस क्वेश्चन में दिखाऊंगा। एज ऑन 1418 हर कैपिटल इन द बिजनेस वाज 3 lakhs। मतलब श्रीमती रानी का कैपिटल क्या है, 3 लाख। ये भी इंस्टीट्यूट का मैथ का ही समय है, ठीक है। तो आपका इंस्टीट्यूट मैथ भी बहुत अच्छे से कवर हो रहा है, यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। हर हस्बैंड गिफ्टेड रुपीज 2 lakhs ऑन 10th April 2018। ओ माई गॉड, ये कब गिफ्ट हुआ? 10 अप्रैल को हुआ है सर। ये कब गिफ्ट हुआ? 10 अप्रैल को ये 2 लाख रुपया गिफ्ट हुआ, ठीक है भाई। सच सम इज इन्वेस्टेड बाय श्रीमती रानी इन हर बिजनेस ऑन द सेम डेट। रानी ने अपने बिजनेस में तुरंत इन्वेस्ट कर लिया 2 लाख रुपया। रानी ने प्रॉफिट बिजनेस अर्न किया 1819 में 1,50,000 एंड 1920 में 3,90,000। बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया। कंप्यूट द इनकम टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ रानीज हस्बैंड। रानीज हस्बैंड के हाथ में कितना इस ईयर के लिए पूछा है, मतलब 1920। किस ईयर के लिए पूछा है? 1920। तो 1920 का मुझे सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल, विच इज 1419। 1419 में ओपनिंग कैपिटल क्या था? क्योंकि उसी कैपिटल के रेशियो में मुझे कौन सा प्रॉफिट बांटना है अल्टीमेटली, ध्यान से देखो, मुझे 3,90,000 बांटना है। मुझे 3,90,000 वाला जो है वो मुझे बांटना पड़ेगा। दिस 3,90,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द कैपिटल रेशियो एज ऑन 1419। अब ये 1419 में कैपिटल रेशियो क्या होगा वो अपने को एक बार चेक करना पड़ेगा। किसका कैपिटल रेशियो? रानी का और रानी हस्बैंड का जो रेशियो है वो अपने को चेक करना पड़ेगा। उसके लिए अपने को स्टार्टिंग से ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट किस साल में आया? 1.5 लाख का प्रॉफिट 1819 में आया। 1.5 लाख का प्रॉफिट 1819 में आया। तो बताइए 1.5 लाख को भी तो आपको रानी और रानी हस्बैंड में बांटना चाहिए। यस, बांटना चाहिए। लेकिन क्या मुझे बताइए 1819 में 1 अप्रैल 18 को देखिए। 1 अप्रैल 18 मैंने आपको बोला था ना, 1 अप्रैल और प्रीवियस ईयर चेक करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 18 को क्या रानी के हस्बैंड पिक्चर में आए? नहीं सर, रानी के हस्बैंड तो 10th अप्रैल को आए। तो 10th अप्रैल को अगर रानी के हस्बैंड आए तो 1819 का प्रॉफिट्स खाली रानी के हाथ में जाएगा। रिपीट, 1819 का प्रॉफिट्स खाली रानी के हाथ में जाएगा। रानी के हस्बैंड के हाथ में कुछ भी क्लब नहीं होगा, बिकॉज द कैपिटल वाज contributed on 10th April 18, but for the next year which is 1920 रानी का हस्बैंड पिक्चर में आ जाएगा। बट आपको तो टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो मेरे को बताइए 3 lakhs प्लस 1,50,000, 3 lakhs तो पहले ही था रानी का कैपिटल। 1.5 लाख रुपया का अर्निंग्स हुआ तो अर्निंग्स तो कैपिटलाइज हुआ, तो 4.5 लाख रुपया रानी का कैपिटल हो गया। 4.5 लाख रुपया रानी का कैपिटल हो गया। तो ये जो 4.5 लाख रुपया रानी का कैपिटल हुआ, उसके बाद हस्बैंड ने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया? हस्बैंड ने कंट्रीब्यूट कर दिया 2 लाख रुपया। आई रिपीट, हस्बैंड ने कंट्रीब्यूट कर दिया 2 लाख रुपया। सो इन दिस केस व्हाट्स हैपनिंग गाइस, इन दिस केस टोटल कैपिटल हो गया 6,50,000। आई रिपीट, टोटल कैपिटल हो गया 6,50,000। बस आपको रेशियो मिल गया। टोटल कैपिटल 6,50,000 किसके लिए मैं बोल रहा हूँ? 1920 के लिए बोल रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल बोल रहा हूँ, क्योंकि रानी का हस्बैंड जो है उसका अपने अगले साल माने विच इज 1920, इस साल नहीं माने। तो 3 लाख प्लस 1 लाख 4,50,000 इज फुल्ली फॉर रानी। दिस 1,50,000 रानी का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके कारण ये सम ट्विस्टेड बना। 1,50,000 में देयर इज नो क्लबिंग। वाई? बिकॉज द कैपिटल वाज 10th। यही अगर 1,4 हो जाता ना भाई मेरे, 1,418 अगर ये हो जाता तो कैपिटल रेशियो चेंज हो जाता, क्लबिंग 1.5 लाख का भी होता, तब रानी का हस्बैंड को भी आपको क्लबिंग करना पड़ता। बट इन दिस केस नो क्लबिंग विल बी डन इन रानीज हस्बैंड हैंड्स फॉर 1819 प्रॉफिट्स बिकॉज द कैपिटल वाज नॉट कंट्रीब्यूटेड ऑन द 1st April ऑफ द प्रीवियस ईयर एज पर द लॉ। सो इन दिस केस आपको क्या करना है? रानी का जो है 4.5 लाख है और हस्बैंड का कितना है? 2 लाख। सो फिनिश्ड। सो 2 लाख तक आपको क्लबिंग करना है। सो 3,90,000 इंटू 2 लाख by 6.5 lakh is the total ratio. So 2 lakh by 6.5 lakh into 3,90,000, I think that will be your answer. अब देख लो, देखो पूरा टेबल में ऐसे ही बना हुआ है, बट मैं टेबल आपको दिखा नहीं रहा हूँ, मैं आपको मेन सम दिखा देता हूँ। अब देखो 2 लाख है रानीज हस्बैंड कैपिटल
एंड रानीज कैपिटल इज 4,50,000 बिकॉज ये टोटल देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अपोर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो 2 लाख इधर हो गया, 1.5 लाख इधर हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड एज एट 1419 इधर हो गया, 4.5 लाख प्लस 2 लाख 6.5 लाख, तो 6.5 लाख जो है ये अपने यहाँ पर टोटल ले आए। ठीक है सर, अब 2 लैक्स और 2 लैक्स आपका रानीज हस्बैंड का है और 4,50,000 तो 6,50,000। अब अपने को क्या करना है, 1920 का प्रॉफिट को अपोर्शन करना है। 1920 का प्रॉफिट क्या है, 1920 का प्रॉफिट अपने को पता था 3,90,000 है। कितना है, 3,90,000। अब आप उसको मल्टीप्लाई करके देख लो, योर आंसर विल बी 1,20,000। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, योर आंसर विल बी 1,20,000। 2 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड बाई 45 रेशियो आ गया। तो 1,20,000 हो गया किसका प्रॉफिट, रानीज हस्बैंड, और बैलेंस प्रॉफिट किसका हो गया, रानी का हो गया। सो दिस इज अ वेरी गुड सम आई थिंक विच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस इन दिस चैप्टर। ठीक है सर, आइए क्वेश्चन नंबर 3 एक तो देखते हैं। अगेन ये माइनर चाइल्ड ये सब का इनकम का सम है। मिस्टर बी इज द कर्ता ऑफ HUF हुज मेंबर डिराइव्स इनकम एज गिवन बिलो। इनकम फ्रॉम बीज प्रोफेशन 45, बीज सैलरी एज फैशन डिजाइनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मिसेस बी मतलब वाइफ का जो सैलरी है वो ज्यादा है 76,000। माइनर सन डी इंटरेस्ट ऑन FD विद द बैंक विच वर गिफ्टेड टू हिम बाय हिज अंकल। सर कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, माइनर सन है, चाइल्ड है, तो भैया एग्जेम्पशन 1500 का होगा और क्लब हो जाएगा किसके हाथ में, मिसेस बी के हाथ में, क्योंकि एग्जेम्पशन आपको देना पड़ेगा। माइनर डॉटर्स पी, ये दूसरा डॉटर है पी या सन है पी है, अर्निंग फ्रॉम स्पोर्ट्स। अब ये स्पोर्ट्स एक एक्टिविटी है जो अपने स्किल से कर रहा है, ओन टैलेंट से कर रहा है, तो दिस विल नॉट बी क्लब, दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पी इटसेल्फ। डी विनिंग, डी कौन है सर, ये माइनर सन डी है। ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, तो ये इसी के साथ आप ऐड कर देना। ठीक है, माइनर सन डी का जब आप इनकम ऐड करेंगे तो एक तो FD इंटरेस्ट जो है, FD इंटरेस्ट जो है वो 10,000 प्लस 1,95,000 विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज नॉट अ ओन स्किल टैलेंट, इट इज अ कैजुअल इनकम विच इज अर्नड बाय मिस्टर डी। तो मिस्टर डी मतलब माइनर डी, और ये डी वाला इनकम भी आपको मिसेस बी के हाथ में क्या करना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। चलो आपको क्या निकालना है, मिस्टर एंड मिसेस बी के हाथ में निकालना है। तो यू कैन सी दिस, ये पूरा पॉइंट वाइज दिया हुआ है, आप चेक कर लेना। इनकम ऑफ 45,000 बी सो शैल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ बी, ऑब्वियसली ये PGBP के हाथ में होगा, एज अ PGBP होगा क्योंकि प्रोफेशन है। सैलरी 26,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें दिया गया है। सर क्यों दिया गया, कैन एनीवन टेल मी इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया गया है, सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दिया गया, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कंप्यूटेड नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड कंप्यूटेड नहीं दिया है। अगर ये कंप्यूटेड होता तो आप देखिए यहीं पे एक छोटा सा क्या होता है ना, इंस्टीट्यूट कभी कभार कंप्यूटेड दे देता है या कभी कभार नहीं दे के अजम्पशन ले लेता है, बट आई वुड सजेस्ट यू मत लेना अजम्पशन। कंप्यूटेड नहीं दिया है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा। तो अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करें -50,000 तो नेट मेरा कितना आ रहा है 26,000। तो इन दैट केस क्लबिंग किसके हाथ में होगा, बी के हाथ में होगा एंड नॉट मिसेस बी। बी के हाथ में क्यों होगा, क्योंकि वहां पे इनकम ज्यादा किसका, बी का। स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद मिसेस बी का इनकम कम हो जाएगा, तो मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल होगा, दैट इज 45,000 प्लस आपको ये सारा करना पड़ेगा। तो मिस्टर बी का तो PGBP इनकम टैक्सेबल हुआ, सैलरी में आप मिसेस बी का सैलरी इनकम टैक्सेबल हुआ, बाद बाकी जो FD इनकम है shall be clubbed in the hands of father Mr. B because उनका income is greater than the income of Mrs. B. As per section 1032 1500 का exemption है, तो balance income will be taxable in the hands of other sources। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है। अब ये 95,000 जो डॉटर पी का है फ्रॉम स्पोर्ट्स से, तो ये क्लब नहीं होगा बिकॉज दैट इज फॉर अवर ओन स्किल। 1,95,000 जो माइनर सन डी को लॉटरी से मिला, ये पूरा अदर सोर्सेज में मिस्टर बी के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो ये पूरा का पूरा चीज अपने टैबुलर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपरली हेडवाइज समझा दिया विद गिविंग यू प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस। यस एग्जैक्टली पूनम, इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी बिकॉज स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको इस केस में मिल जाएगा। ठीक है, सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। क्लबिंग में इससे ज़्यादा है नहीं, क्लबिंग में इससे ज़्यादा कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए याद छोड़ा हूँ, ये आप खुद से करो। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल।
चार्टो इलस्ट्रेशन है, सेम चीज़ है। माइनर सन डिराइव्ड इनकम थ्रू अ बिजनेस एक्टिविटी, ये भी क्लब नहीं होगा, ये ए इज माइनर सन के हाथ में टैक्स होगा। 2 lakh गिफ्टेड टू इज माइनर सन हु इन्वेस्टेड द सेम इन अ बिजनेस एंड ही डिराइव्ड इनकम, माइनर सन को जो भी इनकम आ रहा है सब कुछ क्लब हो जाएगा। गिफ्टेड अ फ्लैट, फ्लैट है तो एचपी है, तो एचपी है तो सेक्शन 27 होगा। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिसेज एज इनकम वाज 52, तो ये 52,000 स्ट्रेट अवे मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। मिस्टर ए होल्ड्स 75%, मिस्टर ए होल्ड्स 75% प्रॉफिट शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म। Mrs. A received a commission of 25,000 from the firm from promoting the sales. Mrs. A possesses no technical, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लब हो जाएगा। मिस्टर ए का 5 लाख का एफडी है, ही इंस्ट्रक्टेड बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट फ्रॉम 1/4/19 टू 31 मार्च 20, मतलब 9% के हिसाब से साल भर का ब्याज, मतलब कितना हुआ 45,000, वो क्रेडिट करने बोला है किसके हाथ में, टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी सन ऑफ हिज ब्रदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टू हेल्प हिम इन हिज एजुकेशन। यानी सर ध्यान से सुनिए, अब स्टूडेंट सोच रहा होगा कर यहाँ पे तो वाइफ नहीं आया है या माइनर चाइल्ड नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लब करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ब्रदर का सन मतलब भतीजा को ट्रांसफर किया गया है। तो इन दिस केस यहाँ पे आपको याद रखना है, तो यहाँ पे तो एसेट ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, यहाँ पे तो खाली इनकम ट्रांसफर हुआ है, बिकॉज यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट अभी भी मिस्टर ए के पास ही है। तो यहाँ पे सेक्शन 60 विल बी एप्लीकेबल, एंड सेक्शन 60 बोलेगा कि ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, वहाँ पे क्लबिंग एप्लीकेबल हो जाता है, एंड यहाँ पे 45,000 या सेक्शन 60 के हाथ में क्लबिंग हो जाएगा मिस्टर ए के हाथ में, ठीक है। तो ये 5 ट्रांजैक्शन जितना मैं देखा इसके हिसाब से तो ये देखिए, मिस्टर ए को मंथली पेंशन में मिलता है 10,000 का, तो 1,20,000 मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ही हैड नो अदर इनकम, मिसेज ए को 20,000 पर मंथ फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब है, ये मिसेज ए के हाथ में ही टैक्सेबल होगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता रहा हूँ, मिसेज ए का तो 2,40,000 इनकम निकल गया, मिसेज ए का तो 2,40,000 इनकम निकल गया, आपको मिस्टर ए का भी निकालना पड़ेगा। तो मिस्टर ए का आप कैसे निकालोगे, 45,000 यहाँ जोड़ दिए, 25,000 यहाँ जोड़ दिए, ये सारा क्लबिंग हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। मिसेज ए वाला, अच्छा ये इनकम अभी क्लब नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मिसेज ए वाला है, अभी आपको नहीं पता। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। टोटल इनकम जिसका है ये तो मिसेज, अच्छा ये क्लब होगा क्योंकि रेम्युनरेशन टू स्पाउस है, ओके ये क्लब बी वाला क्लब होगा क्योंकि रेम्युनरेशन टू स्पाउस है, तो रेम्युनरेशन टू स्पाउस है तो ये तो क्लब हो गई। 25,000 आपको क्या करना पड़ेगा, क्लब करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ माइनर्स है ना, यू हैव टू वेट, बिकॉज वहाँ पे आपको पेरेंट्स का टोटल इनकम कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी क्लब हो जाएगा, 52,000 आप ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपने मिस्टर ए ने माइनर सन को दिया है, तो ये माइनर सन का वेट करो, और यहाँ पे तो माइनर सन के हाथ में ही 20,000 टैक्सेबल होगा, तो ये माइनर सन के लिए 20,000 आपको चेक करना पड़ेगा कि आप किस में हाथ में क्लब करेंगे। तो गाइज पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन है, आप देख सकते हो पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन है। सैलरीज में हम मिसेज ए को लेकर गए, पेंशन इनकम है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलिएगा, बिकॉज पेंशन इनकम तो सैलरी में जाता है, सैलरी में जाते ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, विच इज़ द की पार्ट ऑफ दिस सम। -50,000 कर रहे हो आप, ठीक है। और अगेन मिसेज ए का भी सैलरी है तो उनको भी स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत बोलना, 1,90,000 कर रहे हैं आप। एचपी इनकम फिर आप मिस्टर ए के हाथ में टैक्स कर दिए। फिर आप अदर सोर्सेज में भी आप ए वाला जो फिक्स डिपॉजिट क्लब हुआ वो टैक्स कर दिए, कमीशन को भी टैक्स कर दिए, तो टोटल इनकम कितना है देखिए 1,92,000 आया, ये है बिफोर क्लबिंग, और 1,90,000 बिफोर क्लबिंग अंडर सेक्शन 64(1)(a), ठीक है, यानी माइनर चाइल्ड का इनकम को क्लब करने के पहले। तो 1,92,000 है मिस्टर ए का, एंड 1,90,000 है मिसेज ए का, मतलब हस्बैंड वाइफ का, तो इनका ज़्यादा है। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, देखिए माइनर सन का जो क्लब करना है वो आप क्लब कर दिए थे, जो आपका एक इनकम बाकी था याद है, यस। तो 20,000 में से आप 1,500 माइनस किए, तो 1,500 आपको एग्जाम्पशन देने के बाद 18,500, जो एक इनकम माइनर सन का हाथ में टैक्सेबल होता है बिकॉज ऑफ हिज ओन स्किल, वो आप इसमें टैक्सेबल किए। वेरी वेरी नॉर्मल सम जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड आता है, नथिंग न्यू, वेरी वेरी नॉर्मल सम जो हर बार एग्जाम में रिपीटेड आता है, ठीक है। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। आज अपना क्लास यही समाप्त होता है, आज अपने सेट ऑफ स्टार्ट नहीं करेंगे, सेट ऑफ अपने कल के क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज अपना क्लबिंग यहीं पे फिनिश होता है। अब मैं थोड़ा क्वेरीज लेता हूँ आपसे, आप लोग प्लीज़ अपना क्वेरीज का क्वेश्चन में से पूछे। मेरा मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है तो मोबाइल नहीं चलेगा, मैं लैपटॉप से आपका क्वेरी देख के आंसर दूंगा। सर टैक्स क्लास कब ख़त्म होगा? टैक्स क्लास जब ख़त्म होगा हो जाएगा, यू नो दिस, विद इन 3-4 days इट विल बी फिनिश्ड। इनकम टैक्स का उसके बाद जीएसटी स्टार्ट करेंगे।
अगर चाइल्ड इज अबव एज ऑफ 18 बट ही और शी इज नॉट येट अर्निंग एनी इनकम एंड देयर पेरेंट्स हैव ट्रांसफर्ड अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ देयर चाइल्ड, देन इन हुज हैंड्स विल इट बी टैक्सेबल? इनकम अगर माइनर चाइल्ड का है तो भैया उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, उनके पेरेंट्स के हाथ में टैक्सेबल होगा जिनका इनकम ज़्यादा है, एक्सक्लूडिंग माइनर चाइल्ड इनकम। वासुदेवन की वाइफ को जो 9% इंटरेस्ट मिल रहा था वो क्लब में होगा, बस 5 लाख होगा, 5 लाख में 9% आप क्लब करेंगे वासुदेवन वाइफ वाला केस में। आभा शर्मा कौन सा जड़ी बूटी का एक मंथ? थैंक यू सर फॉर टुडेज क्लास और जी थैंक यू सो मच। अगर पेरेंट्स की इनकम सेम है तो वेरी गुड क्वेश्चन, तो किसी के हाथ में भी क्लब कर लो क्योंकि वैसा लॉ में बोला नहीं है। पेरेंट्स की इनकम सेम होगी तो किसी के हाथ में भी क्लब कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर। एक बार शेयर्स ट्रांसफ़र वाला ट्रीटमेंट बता दीजिए। शेयर ट्रांसफ़र किया, उससे जो इनकम आया वो मेरा क्लब होगा, बट इनकम से जो इनकम आया वो मेरे हाथ में क्लबिंग नहीं होगा। सर एसजेसी का सेंटर कोलकाता में, मुझे आईडीटी के बुक कलेक्ट करना है, 19 आर.एन. मुखर्जी रोड से आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कोलकाता 1 वेबसाइट में देख लीजिए। सर जीएसटी क्लास आप भी लेंगे? यस ऑब्वियसली मैं ही लूँगा। सर अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट 20% से कम हुआ तो क्लब होगा? नहीं होगा। सर कल सेट ऑफ वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे? यस। कंप्यूटेड इज गिवन इसलिए डिडक्शन 50,000 का लेंगे। इफ़ कंप्यूटेड इज गिवन तो नहीं लेंगे, अगर कंप्यूटेड नहीं दिया तो लेंगे। सर बट चाइल्ड माइनर नहीं है। सर चेंज इन आइडेंटिटी ऑफ एसेट एंड नेक्स्ट वाला पॉइंट में डिफरेंस क्या है? नेक्स्ट वाला पॉइंट बताता है इनकम फ्रॉम इनकम क्लब नहीं होगा, आइडेंटिटी में बताता है कि जो आपने एसेट ट्रांसफर किया उसकी आइडेंटिटी चेंज होकर दूसरी एसेट बनी है, तो वो दूसरा एसेट से जो इनकम आ रहा है वो आपके हाथ में क्लब होगा। सर डॉटर इन लॉ का प्रोविजन क्यों दिया हुआ है, उसमें भी इवेजन का चांस है? यस। देखिए अल्टीमेटली स्पाउस और मेरे बेटे की वाइफ, बेसिकली कॉन्सेप्ट है हाउस वाइफ का। देखिए अगर हाउस वाइफ है तो जनरली चांसेस होता है टेंडेंसी टू इवेट टैक्सेस, इसलिए सन्स वाइफ को कवर किया, सन को नहीं किया। क्रॉस बॉर्डर विल बी पॉसिबल इन फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स वाइफ? यस इट विल बी पॉसिबल। नहीं फ्रेंड वाइफ होगा तो कैसे होगा बताइए, क्योंकि उस केस में तो फ्रेंड वाइफ को अगर आप दे रहे हैं तो डज नॉट मैटर, वो ब्रदर और ब्रदर वाइफ में ही होगा। फ्रेंड को एसेट ट्रांसफर करने से आप रेवोकेबल ट्रांसफर में आपको चेक करना पड़ेगा कि वो रेवोकेबल ट्रांसफर है कि नहीं है, वो सेक्शन 61 में आ जाएगा। माइनर इनकम अगर दोनों हस्बैंड और वाइफ इक्वल है तो आप किसी के हाथ क्लब कर सकते हो, बिकॉज लॉ इज सेइंग विच इज ग्रेटर, उनके हाथ में क्लब करोगे। पिन मनी होता है द सेविंग्स विच इज लेफ्ट बाय द वाइफ, द सेविंग्स विच शी हैज, मतलब वो सेविंग्स जो करती है अपने ट्रांसफर्ड इनकम से, वो पिन मनी होता है। थैंक यू सो मच। एग्जैक्टली पिन मनी मीन्स पॉकेट मनी। सर पिन मनी क्या होता है? सर एडवांस टैक्स कब कराएंगे? बाद में कराएंगे, जब टीडीएस के बाद कराएंगे। सो गाइस क्वेरी चैप्टर अपने आज यही ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर क्लबिंग का, आपने डिस्कशन पे पूरा साथ दिया। दैट्स इट फ्रॉम टुडेज क्लास फॉर क्लबिंग।